मेरे सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मई 2022 के मई 2022 के एग्जामिनेशंस अभी हाल फिलहाल में ही खत्म हुए हैं। आज 1 जून है और 1 जून से पहले आपके सारे एग्जाम्स ग्रुप 1 ग्रुप 2 के कंप्लीट हो चुके हैं। हम लोग अब यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करेंगे कि हम लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया, खास तौर पर अगर मैं टैक्स के सब्जेक्ट की बात करूं, क्योंकि मैं टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, इनकम टैक्स जीएसटी, तो हमारा एग्ज़ाम कैसा हुआ। इससे ये बेनिफिट आपको मिलेगा कि आप एनालाइज कर पाएंगे कि आपके कितना मार्क्स आएंगे, और साथ साथ में आप ये एनालाइज कर पाएंगे कि क्या अब आपको ग्रुप 2 की प्रिपरेशंस करनी चाहिए स्टार्ट, या रिजल्ट की वेट करने के बाद ही आप अपनी प्रिपरेशंस को स्टार्ट करें। मैं सभी को ये सलाह दूंगा कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है, अच्छा हुआ बुरा हुआ, अगर आपने सिर्फ एक ग्रुप का एग्ज़ाम दिया है तो अब आप सेकंड ग्रुप की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। और प्रिपरेशन को स्टार्ट करके फिर जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है नवंबर का, उसके अंदर आप प्रे करें कि आपका ग्रुप 1 क्लियर हो जाए तो आपको सिर्फ ग्रुप 2 देना पड़े। और अगर कुछ ऊंच नीच होती है रिजल्ट में, जो कि भगवान ना करे किसी के साथ हो, तो फिर आप दोनों ग्रुप्स की प्रिपरेशन साथ साथ में कर सकते हैं। ये जो सेशन है जिसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सजेस्टेड आंसर्स, ये सजेस्टेड आंसर्स मेरे मुताबिक हैं, ये मैंने बनाए हैं, ये मेरे मुताबिक हैं, मैंने प्रिपेयर किया है इनको। हो सकता है कि आपके कुछ आंसर्स में कुछ डिफरेंस हो, तो अगर आपको लगता है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको मेरे साथ डिस्कशन करना चाहिए, तो यू आर फ्री टू गिव मी अ कॉल। आप मेरे को कॉल कीजिएगा, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज मेरे को कर सकते हैं। मैं आपको सूटेबली उसका रिस्पॉन्स या रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आज इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टैक्स के सजेस्टेड आंसर्स जो मई 2022 एग्जाम के हैं। मैं इनकम टैक्स भी डिस्कस करूंगा और साथ साथ में जीएसटी भी डिस्कस करूंगा। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं 30 मार्क्स के, इनकम टैक्स प्लस जीएसटी को मिला के, केस स्टडीज को मिला के, वो क्वेश्चंस सी इंस्टीट्यूट कभी भी ओपन मार्केट के अंदर डिस्क्लोज नहीं करता है। इस वजह से मेरे को उनके बारे में कुछ नहीं पता है। हाँ, कुछ 2 4 10 15 स्टूडेंट से जब बात हुई तो उनसे पता चला कि ये क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर, वो क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट ने बताया कि सर, गवर्नमेंट के पास टैक्स लगाने की पावर कौन से आर्टिकल में दी हुई है और ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो उसका आंसर आर्टिकल 265 है। तो ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आया था। अब ये क्वेश्चन मैंने देखा नहीं अपनी आंखों से, स्टूडेंट्स ने जो मेरे को इन्फॉर्म किया वहां से मेरे को पता चला। एक और मैं आप सभी को एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं वो ये है कि आपके सी इंस्टीट्यूट ने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बुकलेट इशू करी थी आज से लगभग साल 1.5 साल पहले। उसको इन्होंने इस बार रिवाइज भी किया है। तो उसके अंदर इनकम टैक्स की और जीएसटी के अलग अलग बुकलेट्स हैं, उसके अंदर इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, प्लस केस स्टडीज भी दिए हुए हैं। तो जब मैं वो केस स्टडीज और एमसीक्यूज अपनी क्लास में डिस्कस करता हूँ, अनअकैडमी पे जो हमारी लाइव क्लास होती है वहाँ पर डिस्कस करता हूँ, तो स्टूडेंट्स बताते हैं उस केस में, सर ये वाला क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा था, पास एग्जाम में पूछा था। तो वहां से पता चल जाता है कि जो पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज के या फिर केस स्टडीज के, वो भी सी इंस्टीट्यूट ने हमें दे दिए हैं। हालांकि वो डिस्क्लोज नहीं कर रहा है कि ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम का है। तो वो क्वेश्चंस भी सी इंस्टीट्यूट ने हमें दे दिए हैं, अगर हम लोग वो वाली बुकलेट फॉलो करें तो। वो जो बुकलेट है, उस बुकलेट के अंदर आपको सी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से वो बुकलेट मिल जाएगी। उस बुकलेट के सारे एमसीक्यूज और सारे केस स्टडीज मैंने अपनी बुक्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं। आप हमारी किताब लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पे विजिट करके यू कैन प्लेस एन ऑर्डर ओवर देयर फॉर परचेजिंग आर बुक्स विच विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। खास तौर पे जो हमारी किताब आती है प्रोडिजी, वो बहुत कामयाब है, और उसमें से इस बार भी एग्जाम के क्वेश्चंस जो अच्छा, प्रोडिजी में होता क्या मैं आपको बता देता हूँ। प्रोडिजी के अंदर एक तो हम लोगों ने पूरे सब्जेक्ट की समरी दी हुई है चैप्टर वाइज, और उसके बाद चैप्टर वाइज हमने पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस का सोल्यूशन भी आपको दिया हुआ है विद ऑल लेटेस्ट अमेंडमेंट्स। तो जो जैसे जैसे अमेंडमेंट्स होते जाते हैं वैसे वैसे हम क्वेश्चंस को चेंज करते रहते हैं, और वो क्वेश्चंस चेंज करके वो मैंने आप लोगों के साथ दिए हुए हैं प्रोडिजी वाली नाम की किताब के अंदर। दिस इज अ मस्ट बाय फॉर एवरीबडी, एवरी स्टूडेंट हु इज अपेयरिंग फॉर योर नवंबर 2022 और फॉर दैट मैटर मे 2023 एग्जामिनेशन। किताबें रेडी हैं, यू कैन प्लेस एन ऑर्डर्स ऑन आवर वेबसाइट।
कमिंग टू द सेशन, हम लोग ये सेशन अगर स्टार्ट करें तो दीज आर द सजेस्टेड आंसर्स फॉर मई 2022 एग्जामिनेशन। मई 2022 में जो एग्जाम हुआ उस एग्जाम के सजेस्टेड आंसर्स क्या क्या हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। दीज आर द सजेस्टेड आंसर्स फॉर योर टैक्सेशन एग्जाम ऑफ मई 2022। आपने कभी भी अगर मेरे को कांटेक्ट करना हो तो मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है, मैंने आपको अपनी वेबसाइट भी दे दी है। इसके अलावा अगर आप मेरे को अदरवाइज ईमेल्स करना चाहते हैं तो आप मेरा ईमेल एड्रेस नोट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है jaspritjohar@gmail.com। jaspritjohar@gmail.com पे आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं, और इसके अलावा ये मेरी वेबसाइट और साथ साथ में मेरा मोबाइल नंबर भी है। आप मेरे को कांटेक्ट करना चाहते हैं इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप्स और टेलीग्राम और साथ साथ में कॉल्स, एसएमएस, हर तरह की सुविधा अवेलेबल है। जो हमारा रिसेंट एग्जाम कंक्लूड हुआ था दिसंबर 2021 का, तो दिसंबर 2021 के अंदर एक शहर, पंजाब का एक शहर है खन्ना, खन्ना का एक स्टूडेंट संयम धीर, इन्होंने 90 मार्क्स स्कोर करे हैं। हालांकि कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये 90 मार्क्स जो हैं these should be all India highest marks. He was a math student at Unacademy where he was taking the live classes. He scored 582 marks out of 800 marks, which was very good for a rank. But this time दिसंबर के अंदर रैंक्स का जो सिस्टम था वो बहुत हाई कट ऑफ गया था, तो Sayyam could not score any rank, but he has 90 marks in taxation. Which I guess is the all India highest, even though there is no official announcement for that. Recent past के अंदर हमारे कुछ बड़े अच्छे results रहे हैं where the students have scored all India first rank, second rank, Deepa has scored first rank, Parth scored third rank and so on. आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं जहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। ये क्वेश्चन पेपर मैंने टाइप किया और इसका सोल्यूशन मैंने टाइप किया। आपको मैं फिर से एक बार बता देता हूं, अगर आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में लगता है कि हाँ आपके हिसाब से इसका सोल्यूशन कुछ और होना चाहिए, या आपको लगता है कि सोल्यूशन करते समय मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है, या कहीं पे भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मेरे और आपके लगता है, तो प्लीज़ गिव मी अ कॉल, गिव मी अ व्हाट्सएप मैसेज, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। और अगर मेरे में कहीं पे भी अगर ऐसा हुआ कि सोल्यूशन में कहीं पे अगर मेरे को गलती लगी तो मैं ठीक कर लूँगा, और अगर आपकी तरफ से कोई गलती होगी तो मैं आपको वो भी समझा दूंगा। एज एक्सपेक्टेड मई 2022 में इनकम टैक्स का जो पहला क्वेश्चन था वो 14 मार्क्स का था। ये हमेशा ऐसा ही होता है, इनकम टैक्स का फर्स्ट क्वेश्चन 14 मार्क्स का है और जीएसटी का फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा 8 मार्क्स का है। इनकम टैक्स में असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का क्वेश्चन आता है और जीएसटी के अंदर पेमेंट ऑफ जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। हर बार ऐसा ही होता है, इस बार भी ऐसा ही हुआ। हाँ, कभी कभार उसका जो टफनेस लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है, कभी कभार टफनेस लेवल कम होता है। इस बार टफनेस लेवल कम था, मैं तो मॉडरेट भी नहीं बोलूँगा, काफ़ी कम लेवल था टफनेस का इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 14 मार्क्स। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एग्जामिनर कहता है कि एक एसएससी है निशा, जो कि इंडिया में रेसिडेंट है और उसकी एज 54 इयर्स की है। ये सारी बातें बड़ी ज़रूरी हैं। रेसिडेंट है, एज 54 इयर्स है, इसका रीज़न ये है कि अगर आपको इसकी निशा की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी हो तो आपको पता चलेगा कि हाँ आपने यहाँ पे स्लैब नंबर 1 अप्लाई करना है। बताया गया है कि वो बिजनेस कर रही है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल फैब्रिक्स। अब मैन्युफैक्चरिंग वर्ड इसमें बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने के लिए कहा जाए तो हम यहाँ पे एडिशनल डेप्रिसिएशन अप्लाई करेंगे। प्रोप्राइटर है बिजनेस का, ये भी ठीक है। उसके बाद आपको प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर दिया गया है 250 लाख रुपीस। अब ये इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़रूरी है कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 250 लाख रुपीस है, दैट मीन्स 100 लाख से ज़्यादा है। अब ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी इस वजह से है क्योंकि करंट ईयर में टीडीएस कट करना है या टीडीएस नहीं करना है, ये इस बात में डिपेंड करता है कि पिछले साल का टर्नओवर क्या है। अगर पिछले साल का टर्नओवर 100 लाख से ज़्यादा है बिजनेस के केस में, 50 लाख से ज़्यादा है प्रोफेशन के केस में, तो इंडिविजुअल इज लायबल टू डू टीडीएस। हमारे क्वेश्चन में एसएससी एक इंडिविजुअल है।
पिछले साल का टर्नओवर 100 लाख से ज्यादा है, बिजनेस का केस है, इस वजह से करंट ईयर में टीडीएस कट करना जरूरी है निशा के लिए। तो ये इंफॉर्मेशन हम लोग वहां पे टीडीएस के प्रोविजन के लिए यूज करेंगे। उसके बाद एग्जामिनर कहता है कि उसका जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से वो है 5,61,000 रुपीज का। और साथ साथ में निशा ने आपको कुछ और एडिशन इंफॉर्मेशन दी है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय कंसिडर नहीं की गई थी। सो ये जो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं दे वर नॉट कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये पॉइंट्स कौन कौन से हैं ध्यान से करेंगे। पहला पॉइंट में वो लिखता है एग्जामिनर द डेप्रिसिएशन हैज नॉट बीन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब जब वो 5,61,000 का प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ तो उसमें अभी तक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं हुआ है, तो हम कैलकुलेशन करेंगे डेप्रिसिएशन की। आपको प्लांट एंड मशीनरी का डिटेल्स दिया हुआ है। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी आपको दिया हुआ है 4,75,000 रुपीज का जो ईयर का स्टार्टिंग का है। फिर ड्यूरिंग द ईयर 3 जुलाई को एक न्यू मशीन परचेस करी है और उसको पुट टू यूज भी किया है सेम डे पे। हालांकि हम पुट टू यूज की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। अगर पुट टू यूज की कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम लोग ये अज्यूम करते हैं हमेशा कि जिस दिन परचेज किया था उस दिन पुट टू यूज भी कर दिया। तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि पुट टू यूज 3 जुलाई का है। इसकी पेमेंट अकाउंट पे चेक से हुई है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर पेमेंट अकाउंट पे चेक से होती है तो आप उसका डिप्रिसिएशन क्लेम कर पाएंगे। और अगर 10,000 से ज़्यादा है अकाउंट पे चेक नहीं है तो आपको डिप्रिसिएशन नहीं मिलता। तो 7,25,000 की इंफॉर्मेशन ऐसी है जहाँ पे आप डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद एग्जामिनर कहता है कि 10 मार्च को इसने कुछ पुरानी मशीन्स को बेचा है जिसका अमाउंट है 75,000 रुपीज का। तो ब्लॉक कैलकुलेट करते समय हम इसको लेस करेंगे। कुछ और नीचे इंफॉर्मेशन गिवन है। एग्जामिनर कहता है शी डज नॉट हैव एनी अदर फिक्स्ड एसेट्स एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। इसके अलावा कोई और बिजनेस उसका नहीं है या कोई और एसेट नहीं है बिजनेस का। एग्जामिनर कहता है कि शी हैज रिसीव्ड द सब्सिडी ऑफ 20% द न्यू प्लांट एंड मशीनरी व्हिच वाज परचेज्ड ऑन 3 जुलाई ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अंडर द टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो न्यू मशीन परचेस करी है उसके ऊपर 20% सब्सिडी गवर्नमेंट से मिल रही है। अब यहां पे हम लोग अप्लाई करते हैं सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 जो एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करने का सेक्शन है। सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर आपको सब्सिडी मिल रही है गवर्नमेंट से तो आप सब्सिडी के अमाउंट को रिड्यूस कर देते हैं टू कैलकुलेट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो यहाँ पे जो 7,25,000 रुपीज है उस 7,25,000 रुपीज का 20% जो कि बनता है 14,50,000, आप 14,50,000 रुपीज लेस करने के बाद बाकी का जो अमाउंट है 5,80,000 रुपीज उसको ब्लॉक के अंदर आप ऐड करेंगे। मैंने इस चीज का फुटनोट भी दिया हुआ है, जब मैं सोल्यूशन करूंगा तो मैं आपको वो बात भी बताऊंगा। तो यहाँ पे आपने 725 को ऐड नहीं करना, आपने 580 को ऐड करना है ब्लॉक के अंदर। फिर एग्जामिनर कहता है दैट शी हैज पेड अ जॉब चार्जेस फॉर द वैल्यू एडिशन टू द ऑन द फैब्रिक ऑफ 90,000 रुपीज विदाउट डूइंग टीडीएस टू द जॉब वर्कर बाय एन अकाउंट पे चेक। तो अगर आपने बिना टीडीएस के ये पैसा पे कर दिया है 90,000 रुपीज का तो क्या होगा? दो बातें। पहला, अगर तो जॉब वर्कर जो है हमारे एग्जाम्पल में जो पेई जॉब वर्कर है, अगर पेई अपनी इनकम के अंदर दिखाता है 90,000 रुपीज, पेई उस इनकम के ऊपर टैक्स भी पे कर देता है, रिटर्न भी सबमिट कर देता है, तो पेयर को पूरे 90,000 का डिडक्शन पीएल अकाउंट में मिल जाएगा इवन दो पेयर ने टीडीएस नहीं काटा है। लेकिन एग्जामिनर ने तो इसको इंफॉर्मेशन दी नहीं कि पेई ने अपना टैक्स पे किया नहीं किया। तो अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर हम लोग नॉर्मल टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई करें। यहाँ पे टीडीएस काटना चाहिए था, टीडीएस नहीं काटा। अगर टीडीएस नहीं काटा और पेमेंट कर दिया है जैसा हमारे सिचुएशन में है, तो फिर हमें याद है सेक्शन 40 सब सेक्शन ए, रादर क्लॉज ए बोलूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सेक्शन 40 क्लॉज ए कहता है कि अगर आप बिना टीडीएस काटे पैसा पे कर रहे हैं तो 30% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड टू बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन। तो 90,000 का 30% आता है 27,000 रुपीज आप पीएल अकाउंट में डेबिट नहीं कर पाएंगे, इट विल बी डिसअलाउड। तो दैट मीन्स 90,000 में से 30% माइनस करने के बाद 63,000 बचता है। आप 63,000 का पैसा
अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर पाएंगे। नेक्स्ट, commission paid to one of the agent allowed as a deduction in the earlier year is 50,000 rupees has now been received back from the agent due to the settlement with the commission agent। तो कुछ हम लोगों ने 50,000 रुपीज का अमाउंट किसी कमीशन एजेंट को दिया था, वो कमीशन एजेंट से हमें 50,000 रुपीज का अमाउंट वापस मिल गया है। याद करिए हमने सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 किया था, दैट वाज रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस एंड रिकवरी ऑफ लॉसेस। अगर आपका कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसको आप अपने पीएल अकाउंट में डिडक्शन क्लेम कर चुके हैं और लेटर ऑन अगर आपको उसका रिकवरी हो जाता है, तो रिकवरी के केस में वो पैसा आपके लिए इनकम मान लिया जाएगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में टैक्सेबल होगा, सेक्शन 41 सबसेक्शन 1। तो ये अमाउंट जो है 50,000 रुपीज का, ये बिजनेस इनकम है, सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 के हिसाब से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से क्रेडिट कर देंगे। एग्जामिनर कहता है दैट 25,000 रुपीज वॉज पेड टू द क्रेडिटर फॉर गुड्स परचेज इन कैश। अब क्योंकि कैश है, कैश में अगर आप 10,000 से ज़्यादा की पेमेंट करते हैं तो वो अमाउंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, पीएल अकाउंट में डेबिट नहीं होगा। याद करिएगा सेक्शन 40A सब सेक्शन 2, आप ये पैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं कर सकते हैं। हालांकि उसके कुछ एक्सेप्शन केसेस रूल 6DD में गिवन है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन केसेस वाला कोई पॉइंट मेंशन्ड नहीं है। तो 25,000 रुपीज आप डेबिट नहीं कर पाएंगे, डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको। फिर एग्जामिनर कहता है दैट शी हैज इनकर्ड अ लॉस ऑफ 1,17,000 रुपीज फ्रॉम एन एलिजिबल ट्रांजैक्शन कैरिड आउट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। मेरे बेटा डेरिवेटिव्स लिखा हुआ है, तो मैं इसको डेरिवेटिव्स लिख के वर्ड की वजह से मैं इसको स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन मांग रहा हूं। अब ये जो स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन है, तो ये जो लॉस है 1,17,500 का, ये भी स्पेकुलेटिव लॉस है। अब सेक्शन 71 और सेक्शन 70 आप रिकॉल करें, सेक्शन 70 और 71 की कंबाइंड रीडिंग है कि स्पेकुलेटिव लॉसेस आप सिर्फ स्पेकुलेटिव इनकम के साथ सेटअप कर सकते हैं, आप कहीं और से सेटअप कर नहीं सकते। तो अगर क्वेश्चन में स्पेकुलेटिव इनकम गिवन होगी तो हम वहां से सेटअप करेंगे, नहीं होगी तो हम लोग सेटअप नहीं करेंगे। मूविंग ऑन, interest received amounted to 2 lakh rupees duly authorized by the partnership deed of Messrs. Rajni Textiles at the rate of 15% on the capital employed. She is a sleeping partner in Ramji Textile. तो एक बात का ध्यान रखिएगा, even though she is a sleeping partner, interest on capital तो फिर भी मिलेगा। हाँ, स्लीपिंग पार्टनर की वजह से रेमुनरेशन नहीं मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट का पैसा तो फिर भी मिलेगा। इंटरेस्ट का कितना पैसा मिलेगा? जितना इंटरेस्ट का रेट डीड में मेंशन होगा, या मैक्सिमम 12%, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। डीड में कहता है 15% दे दो, ठीक है, 15 और 12 दोनों में से लोअर आता है 12%। तो ये जो आपको अमाउंट गिवन है 2 लाख रुपीज़ का, ये 2 लाख रुपीज़ का अमाउंट 15% की इक्वल है, 15% के बराबर है। तो 2 लाख को 15 से डिवाइड करके 12 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 1,60,000 रुपीज़ का अमाउंट। तो हम लोग 1,60,000 रुपीज़ को कंसिडर करेंगे एज अ बिजनेस इनकम, और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सेक्शन नंबर 28। तो दिस इज सेक्शन नंबर 28, अ बिजनेस इनकम टू द एक्सटेंट ऑफ 12%, दैट इज 1,60,000 रुपीज़। फिर एग्जामिनर कहता है that she has received 60,000 rupees by a premature withdrawal from her deposits, including 5,000 rupees in post office time deposits, which is eligible for deduction under 80C। अब एग्जामिनर ने देखो क्या जबरदस्त गेम खेली आपके साथ। एग्जामिनर ने यहाँ पे लिखा एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। तो मैंने 3-4 स्टूडेंट से बात करी, उन्होंने 80C का डिडक्शन दे दिया इसके ऊपर। एग्जामिनर ने ये थोड़ी ना कहा है कि आप 80C का डिडक्शन दे दीजिए। एग्जामिनर ये कह रहा था कि जब ये पैसा डिपॉजिट किया गया था, जमा करवाया गया था, तब इट वाज एलिजिबल फॉर 80C, और शायद उस टाइम पे 80C ले भी लिया होगा। अब एग्जामिनर ये कह रहा है कि जो पैसा ऑलरेडी डिपॉजिट हो चुका है, उस पैसे में से कुछ विड्रॉ किया गया है, और पैसा विड्रॉ किया गया है जितना, उसके अंदर साथ में 5,000 रुपये का इंटरेस्ट भी है। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट विड्रॉ हो रहा है आप उसका कुछ नहीं करेंगे। और साथ साथ में ध्यान रखिएगा, जो 5,000 रुपये का टाइम डिपॉजिट है, जो 5,000 रुपये का टाइम डिपॉजिट है, वो 5,000 रुपये का टाइम डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट का पैसा इनकम बन जाएगा, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करेंगे।
हालांकि एक बात आपको यहाँ पे ये भी बता देता हूँ, जो 60,000 रुपीज का प्री मेच्योर विड्रॉल है, इससे रिलेटेड भी एक आर्गुमेंट आता है कि जब हम लोग 80C में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अंदर उसे विड्रॉ कर लेते हैं, तो जो आप विड्रॉ करेंगे और जिसके बेसिस के ऊपर आपने पहले डिडक्शन लिया था, वो डिडक्शन विदड्रॉ हो जाएगा और उसको करंट ईयर की इनकम मान लेंगे। अब यहां पे अगर आप ये इंटरप्रिटेशन लेते हैं एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर 80C, अगर आप ये इंटरप्रिटेशन लेते हैं कि पास्ट में 80C का डिडक्शन लिया था, तो उस केस में 60,000 रुपीज करंट ईयर की इनकम मानते हुए उसको भी टैक्सेबल करो। और अगर आप ये इंटरप्रिटेशन लेते हो, नहीं सर यहां तो लिखा हुआ है एलिजिबल है 80C के लिए, लेकिन 80C का डिडक्शन लिया, ये तो नहीं लिखा हुआ, या तो यहां पे लैंग्वेज में लिखता कि क्लेम्ड एज ए डिडक्शन अंडर 80C, तब तो डेफिनेटली मैं 60,000 रुपीज को करंट ईयर की इनकम मान लेता, ऐसा तो लिखा नहीं हुआ। तो इस वजह से यहां पे एक काउंटर आर्गुमेंट हो सकता है कि 60,000 को इस साल की इनकम माने या ना माने। मैंने जब सोल्यूशन किया तो मैंने इसे करंट ईयर की इनकम नहीं माना है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स को करंट ईयर की इनकम मान रहे होंगे, आप भी ठीक है, मैं भी ठीक हूं। लैंग्वेज ऐसे है कि यहाँ पे आपकी बात भी ठीक है, मेरी बात भी ठीक है, बट many students they have not taken 60,000 as the income of current year, they have taken only 5,000 rupees as the income of the current year। मैंने अपने सोल्यूशन में भी ऐसा ही किया है, ये बात ठीक है, गलत नहीं है। उसके बाद एग्जामिनर कहता है कि निशा ने अपनी ज्वेलरी बेची है करंट ईयर के अंदर, जो उसने अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए परचेज किया था। 5 लाख रुपीस का परचेज सेल किया है, इसको परचेज किया था 40,000 रुपीज़ का, और इसके अंदर एक डायमंड स्टड करवाया था, एम्बेड करवाया था, लगवाया था, फिक्स करवाया था 50,000 रुपीज़ का। और आपको यहाँ पे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्सेस गिवन है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्सेस हमेशा क्वेश्चन में गिवन होते हैं, मैं हमेशा से सबको ये कहता आया हूँ। तो पॉइंट नंबर 9 जो है ये कैपिटल गेंस का बड़ा सीधा सा कंसेप्ट है, आपको इंडेक्सेशन करना होगा। जो डायमंड की कॉस्ट है वो इंप्रूवमेंट की कॉस्ट बन जाएगी, आपने उसका इंडेक्सेशन करना होगा। साथ साथ में गोल्ड कॉइन जो कि बुलियन है, वो गोल्ड कॉइन ऐसा बुलियन इसको गिफ्ट में मिल रहा है, जिसकी वैल्यू 55,000 रुपीज है, कजन से मिल रहा है। ध्यान रखना, कजन्स आर नॉट रिगार्डेड एज रिलेटिव्स अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10। गिफ्ट की जो चैप्टर है, गिफ्ट का जो चैप्टर है उसके अंदर रिलेटिव्स की डेफिनेशन हम लोगों ने करी थी, और उस समय भी साफ साफ बताया था कि जो आपके कजन्स हैं वो कजन्स आपके रिलेटिव्स नहीं हैं, इस वजह से आपने इसको टैक्सेबल नहीं करना है, मतलब एग्जेप्ट नहीं करना है, आपने इसे टैक्सेबल करना है। पूरा 55,000 रुपीज टैक्सेबल होगा एज इनकम ऑफ अदर सोर्सेज। इसके साथ साथ में आपको लॉन्ग टर्म लॉस के बारे में बताया गया है। लॉन्ग टर्म लॉस है 75,000 रुपीज का। तो जो ऊपर वो गोल्ड ब्रेसलेट वाला अमाउंट था, उसके अंदर गोल्ड ब्रेसलेट के अंदर साथ में डेबिट वाला जो कंसेप्ट था, वहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कैलकुलेट होगा। वहाँ से 75,000 रुपीज़ का ये लॉन्ग टर्म लॉस रिड्यूस कर देना, डिफरेंस अमाउंट जो है वो आपके लिए टैक्सेबल कैपिटल गेन्स होगा। उसके बाद एग्जामिनर कहता है कि निशा ने 50,000 रुपये का पैसा LIC के पास डिपॉजिट किया है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हर मदर, जो 70 ईयर्स की है, एंड डिपेंडेंट अपॉन हिम नहीं आएगा, हर आएगा, एंड हु इज सफरिंग फ्रॉम सिवियर डिसेबिलिटी। सिवियर डिसेबिलिटी है तो आपको याद होगा 80 DDB में हम लोग इसका कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। 80 अच्छा ओ सिवियर डिसेबिलिटी है, सॉरी बी नहीं आएगा, ओनली 80DD आएगा। 80DD में मदर के लिए आपने ये पैसा डिपॉजिट किया है। सिवियर डिसेबिलिटी है, 80% से ज़्यादा है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे 1,25,000 रुपीज़ का डिडक्शन 80DD का अलाउ कर देंगे। और फिर एग्जामिनर ने कहा कि करंट ईयर में इसने एक नया रेसिडेंशियल हाउस परचेज करा है, स्टैम्प ड्यूटी पे किया है, जिसका रजिस्ट्रेशन फीस है 1,55,000 रुपीज़। तो रजिस्ट्रेशन फीस दैट इज स्टैम्प ड्यूटी का अमाउंट जो गिवन है वो है 1,55,000 रुपीज़ का, टू गेट द प्रॉपर्टी ट्रांसफर इन हर नेम। अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी का अमाउंट दे दिया जाता तो ऊपर जो कैपिटल गेन्स कैलकुलेट किया था मैं उसका 54F का एग्जेम्पशन भी दे देता, लेकिन क्योंकि प्रॉपर्टी का कितने की परचेज करी है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कितने की परचेज करी है वो गिवन नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ पे 54F का एग्जेम्पशन अलाउ नहीं कर रहा हूँ। अदरवाइज 54F का एग्जेम्पशन मैं देता अगर मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी का अमाउंट गिवन होता, वो गिवन नहीं है। स्टैम्प ड्यूटी का अमाउंट गिवन है, इस वजह से मैं यहाँ पे 80C का
डिडक्शन अलाउ कर दूंगा फॉर द अमाउंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। फिर एग्जामिनर ने कहा कि आप टोटल इनकम कैलकुलेट कर दें और साथ साथ में टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर दें। मैंने ऐसा ही किया है। आप मेरा सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। सॉल्यूशंस देखिएगा, अगर मेरी बात को एक बार पहले सुनेगा। देखिए, आपने शायद बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जो यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है। अलग अलग फैकल्टी मेंबर्स ने वीडियो डाला है जहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया है। मैं क्वेश्चन पेपर तो यहाँ पे डिस्कस कर ही रहा हूँ, साथ में मैं सोल्यूशन भी आपको दे रहा हूँ। एक तो डिस्कशन करना हो जाता है और एक उसका प्रॉपर सोल्यूशन करके वो सोल्यूशन स्टूडेंट के साथ शेयर करना, वो वाली बात हो जाती है। तो ये सोल्यूशन है, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप अगर इस सोल्यूशन को डाउनलोड करना चाहें तो आप वहाँ से लिंक को यूज़ करके डाउनलोड कर सकते हैं। आइए जरा स्टार्ट करते हैं इसको। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे आपको मैंने वर्किंग नोट्स में डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन दी है। सेक्शन लिखा है 32 एंड रूल नंबर 5। आप भी एग्जाम के अंदर ऐसे लिख के आएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। याद करो, जैसे मैंने आपको कहा था कि 20% का अमाउंट आपने रिड्यूस करना है सब्सिडी का। उसको रिड्यूस करने के बाद मैंने सारी कैलकुलेशन करी है। उसके अलावा मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ। पुट टू यूज फॉर 180 डेज और मोर की कैलकुलेशन अलग दिखाता हूँ। पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज की कैलकुलेशन हमेशा अलग से दिखाता हूँ। उसके बाद नॉर्मल डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन दोनों की कैलकुलेशन अलग अलग होंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ न्यू मशीन पे होगा और नॉर्मल डेप्रिसिएशन न्यू और ओल्ड मशीन सबके ऊपर होगा। तो मैंने कैलकुलेशंस उनकी अलग अलग करके दिखाई हैं। जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ रहा है वो है 147 एंड 116। 147,000 प्लस 116, ये टोटल अमाउंट बनता है 263,000। आप ऊपर देखेंगे सोल्यूशन में मैंने डेप्रिसिएशन का अमाउंट 263 यहाँ पे लेस किया हुआ है। ऐसे ही जॉब चार्जेस विदाउट टीडीएस है तो मैंने 63,000 लेस किया हुआ है। और एक चीज़ ऑब्जर्व करना, मैंने जो भी सोल्यूशन किया, जो भी मैंने अमाउंट लिखा, उस सब का मैंने वर्किंग नोट आपको दिया हुआ है कि अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो नीचे वर्किंग नोट भी है। और जो मैं आपके साथ पिछले आधे घंटे से डिस्कस कर रहा हूं वो सारी चीज़ें मैंने वर्किंग नोट के अंदर लिखी हुई हैं। तो हर चीज़ का वर्किंग नोट आपके पास अवेलेबल है। कमीशन एजेंट को जो आपने पैसा दिया और अब आपने रिकवर किया है 50,000 रुपीज़ का, क्योंकि रिकवरी है इस वजह से आपकी बिजनेस इनकम है। सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 में जो बिजनेस की इनकम आ रही है वो 285 है। साथ साथ में जो पार्टनरशिप फॉर्म से पैसा आ रहा है इंटरेस्ट का, सेक्शन नंबर 28 के हिसाब से वो अलग से शो किया। टोटल बिजनेस इनकम आ गई एंड टैक्सेबल बिजनेस इनकम इज 4,45,000 रुपीज़ का। स्पेकुलेटिव का लॉस है, स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस का लॉस आप लेस नहीं कर सकते हैं। मैंने उसको लेस नहीं किया है। वर्किंग नोट्स के अंदर ये वाली बात मैंने यहाँ पे साफ साफ लिख के दी है। वर्किंग नोट्स अगर आप देखें तो मैंने हर चीज़ का आपको वर्किंग नोट दे दिया। सेक्शन 43(1) जो कॉस्ट वाला है, 20% का जो सब्सिडी है वो वाला पॉइंट मैंने आपको लिख के दिया। इसके साथ साथ में जो टीडीएस का सेक्शन था, सेक्शन 40 क्लॉज ए, 30% इज नॉट अलाउड टू बी डेबिटेड, वो मैंने आपको लिख के दिया। इसके साथ साथ में मैंने रिकवरी ऑफ लॉसेज एंड रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस का कंसेप्ट सेक्शन 41(1) का मैंने आपको लिख के दे दिया। वर्किंग नोट्स में मैंने आपको 10,000 रुपीज़ वाला कंसेप्ट जो था हमारे पास सेक्शन 40A सब सेक्शन 2 वाला, वो मैंने आपको दिया है। और साथ साथ में मैंने आपको उसका बिजनेस में इनकम में क्या कैलकुलेशन होगा, क्या ट्रीटमेंट होगा, वो लिख के दिया है। उसके बाद पार्टनरशिप फॉर्म में सेक्शन 184 एंड सेक्शन 40 सब सेक्शन बी या क्लॉज बी अप्लाई होता है, जहाँ पे 12% के बारे में बात होती है। तो 12% का अमाउंट आता है 160, ये आपकी बिजनेस इनकम है, मैंने आपको ये लिख के दिया। साथ साथ में जो स्पेकुलेटिव का लॉस है वो स्पेकुलेटिव का लॉस सिर्फ स्पेकुलेटिव के साथ सेटअप हो सकता है, कहीं और से हो नहीं सकता। इस वजह से मैं उसे कैरी फॉरवर्ड करूंगा। मैंने आपको ये वाला पॉइंट भी लिख के दिया। दैट मीन्स एग्जामिनर भी आपसे एक्सपेक्ट करता है इस तरह से सारे नोट्स लिख के आना। आप इस तरीके से नोट्स लिख के आएंगे तभी आपको 14 में से 14 नंबर मिलेंगे। अगर आप ये सोचेंगे सोल्यूशन मेरा ठीक है और मैंने नोट्स नहीं लिखे हैं और मेरे को पूरे नंबर मिल जाएंगे, तो शायद आपको एग्जाम में पूरे नंबर नहीं देगा। साथ साथ में ध्यान रखिएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जब मैंने कैलकुलेट किया तो उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन एफडी का प्रीमेच्योर अमाउंट फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस और 55,000 रुपीज़ का जो गोल्ड कॉइन मिला है वो मैंने टैक्सेबल किया। कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशंस मैंने करी हैं, जहाँ पे इंडेक्सेशन करते हुए मैंने कॉस्ट और इम्प्रूवमेंट दोनों का इंडेक्सेशन किया।
आपके पास अमाउंट आ गया, और साथ साथ में जो भी लॉस आ रहा था 75,000 रुपीज का, मैंने उस लॉस को भी सेटअप करने के बाद कैपिटल गेन्स की इनकम कैलकुलेट करी है। टोटल इनकम कैलकुलेट करी, टोटल इनकम कैलकुलेट करने के बाद 80C में मैंने डिडक्शन दे दिया स्टैम्प ड्यूटी का, ऑब्वियसली टू द अमाउंट ऑफ 150 जो कि रिस्ट्रिक्टेड है। टोटल अमाउंट जो था वो था, टोटल अमाउंट हमारे पास 155 का, तो 155 में से 150 पे मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। देन 80DD में जो मदर डिपेंडेंट है और डिसेबल्ड हैं तो 125 का डिडक्शन दे दिया, क्योंकि सिविल डिसेबिलिटी 80% से ज़्यादा में आता है। टोटल इनकम निकालने के बाद हमने कैपिटल गेन्स का अमाउंट छोड़ दिया। कैपिटल गेन्स का अमाउंट छोड़ने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आ रहा था वो आ रहा था 2,30,000 रुपीज का नॉर्मल इनकम, कैपिटल गेन्स को छोड़ के। तो कैपिटल गेन्स को छोड़ के जो हमारे पास अमाउंट आ रहा था वो बेसिक एग्जामिशन लिमिट से कम था। इस वजह से बेसिक एग्जामिशन लिमिट को पूरा करते हुए हमने डेफिशिएंसी को ट्रांसफर किया। 250 आया, 250 के ऊपर हमने स्लैब 1 के हिसाब से टैक्स लगाया, 0 आ गया। अब ये डेफिशिएंसी का पैसा हमेशा कैपिटल गेन में से पूरा होता है, इस वजह से कैपिटल गेन में से हमने उस अमाउंट को ट्रांसफर किया। बाकी का जो अमाउंट बचा उसके ऊपर हमने 20% का टैक्स लगाया 112 के हिसाब से। टोटल अमाउंट में से 87A का रिबेट दिया, क्योंकि हमारे पास जो टोटल इनकम आ रही है वो 5 लाख रुपए से कम आ रही है। 87A का रिबेट देने के बाद हमारे पास जो बच रहा है टैक्स, उसके ऊपर हमने सरचार्ज हेल्थ एजुकेशन सेस अप्लाई किया 4% का, एंड द टैक्स लायबिलिटी इज 22,340। अब आप देखिए, क्या आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही किया है? अगर हाँ तो बहुत बहुत मुबारक आपको, अदरवाइज कहीं पे अगर आपने गड़बड़ करी है तो कोई परेशान मत होना, स्टेप मार्किंग होती है। और एक और चीज, अगर आप पूरे सोल्यूशन में किसी पॉइंट पे मेरे से डिसएग्री करते हैं तो भाई नाराज मत होना, गुस्सा मत होना। ये मैं अपने ओपिनियन से कर रहा हूँ, आप अपने ओपिनियन से कर रहे हैं, एक बार बात करेंगे भाई, क्या हो गया। अगर किसी पॉइंट पर डिसएग्री करते हैं तो हम लोग बात करके, अगर मैंने कहीं गलती करी तो मैं सुधार लूंगा, अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पे गलती हुई तो आप सुधार लेना। भाईचारे में काम चल जाएगा, दोस्ती यार में सारा काम कर लेंगे हम लोग। मेरा मोबाइल नंबर आप लोगों के पास है, उस मोबाइल नंबर को यूज कीजिएगा। क्वेश्चन 2, जो क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट था, 6 नंबर का आया था मई 2022 में, और एग्जामिनर आपको कह रहा है कि आप टीडीएस के प्रोविजन डिस्कस कर दें। देखिए, टीडीएस का चैप्टर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर बार एग्जाम के अंदर यहाँ से 4, 6, 8 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, इस बार भी 6 नंबर का पूछा। तो टीडीएस का चैप्टर बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर मुश्किल है, बहुत सारी अलग अलग लिमिट्स हैं, अलग अलग कंडीशंस हैं, अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग कंसेप्ट आ जाते हैं, कहाँ पे 197 वाला कंसेप्ट लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना, वहां पे हम लोग थोड़े से अपसेट होते हैं। ठीक है, ऑल सेड एंड डन, चैप्टर मुश्किल है, इसलिए तो वेटेज भी ज्यादा है। चैप्टर आसान होता तो वेटेज इतनी ज्यादा थोड़ी ना होती। इस बार भी 6 नंबर का क्वेश्चन आया था, एंड इट वाज डिसहार्टनिंग, इट वाज रियली डिसहार्टनिंग टू सी कि लेटेस्ट अमेंडमेंट्स तो एग्जामिनर ने पूछे ही नहीं। लेकिन हाँ, फिर भी एक जो मुश्किल वाला कंसेप्ट था ई कॉमर्स ऑपरेटर का, वो पूछ लिया। 194C का जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, ये थर्ड पार्ट, आप जितने स्टूडेंट्स मेरे स्टूडेंट्स हैं, आपके पास मेरे क्लास नोट्स हैं, क्लास नोट्स खोल के देखिएगा, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन क्लास में करवाया हुआ था। आपको निकाल के देख लो, 194C का कंसेप्ट देख लो, उसके नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, सेम एग्जाम्पल दिया हुआ है, सेम मतलब ऐसा है, मिलता जुलता ही क्वेश्चन दिया हुआ है। फिगर्स भी कुछ कुछ लगभग ऐसी ही हैं, कंसेप्ट सारा का सारा बिल्कुल यही है। तो आपको क्लास नोट्स के अंदर ऐसा दिया हुआ था। आइए टीडीएस का कोई चैप्टर था, टीडीएस का ये चैप्टर देखते हैं। पहला क्वेश्चन था, X and Y is a partnership firm and is selling a product through e-commerce platform provided by AB Limited। तो एक कंपनी है AB Limited, वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म देती है, बिल्कुल जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, एंड सो ऑन। और एक पार्टनरशिप फर्म है, वो पार्टनरशिप अपना कुछ माल उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूज करके बेचता है। साथ में वो ये कहता है कि जो AB लिमिटेड है, मतलब जो वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर अमाउंट कुछ क्रेडिट किया है 28 फरवरी को फॉर द अमाउंट ऑफ 4,90,000 रुपीज फॉर द सेल ऑफ द प्रोडक्ट विच वॉज मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी 2022। मतलब प्लेटफॉर्म ने पार्टिसिपेंट, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का कुछ गुड्स बेचे हैं,
और उन गुड्स की जो अमाउंट है वो 490 है, जो कि उसके अकाउंट को क्रेडिट किया है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते समय। फिर एग्जामिनर कहता है एक मिस्टर राय नाम का व्यक्ति है जिसने कुछ सेम प्रोडक्ट परचेज किया है प्लेटफॉर्म से, लेकिन परचेज प्लेटफॉर्म से कर रहा है, लेकिन डायरेक्ट पेमेंट वो कर रहा है 60,000 रुपीज की टू द ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। आपको याद होगा जब हम लोगों ने ई कॉमर्स वाले कंसेप्ट किया था, तो वहां पे इस सेक्शन के अंदर एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, और एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि अगर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को कोई पेमेंट मिली है फॉर अ ट्रांजैक्शन जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर हो रही है, मैं रिपीट करता हूं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कोई ट्रांजैक्शन हुई जिसका पेमेंट डायरेक्टली परचेजर ने ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को दिया है, तो इवन दैट इज टू बी रिगार्डेड एज अ ट्रांजैक्शन अमाउंट फॉर द पर्पस ऑफ द टीडीएस। तो ये वाला एक कंसेप्ट था, तो इसका सोल्यूशन भी मैंने आपको दिया हुआ है। 194 ओ सेक्शन लग रहा है इसके अंदर, और देखिए मैंने साथ में रीजन भी आपको लिख के दिया कि जो भी मैं कर रहा हूं उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है। तो आप दोनों अमाउंट्स को अगर आप जोड़ दें, आप पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि 5 लाख रुपए तक तो टीडीएस होते ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे दोनों अमाउंट्स को जोड़ेंगे आप तो वो 5 लाख क्रॉस कर जाता है। तो जैसे हमारे पास 490 है प्लस उसके बाद 60 है, तो ये 550 हो गया। 550 इज मोर देन 5 लाख रुपीज, इस वजह से उसके ऊपर 1% का टीडीएस के प्रोविजन हम लोगों ने अप्लाई कर दिए, एंड 5500 रुपीज का टीडीएस है। सेक्शन में मैंने आपको लिख के दे दिया, और मैं जो कर रहा हूं उसका रीजन साथ साथ तो मैंने आपको लिख के दिया है। एग्जाम के अंदर भी ऐसा ही करके आओगे तो आपको नंबर मिलेंगे पूरे, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको। देन सेकेंड पार्ट था, एग्जामिनर कहता है कि एबीसी लिमिटेड प्रोड्यूसर नेचुरल गैस, एक कंपनी है जिसने नेचुरल गैस प्रोड्यूस करी है, एंड ड्यूरिंग द ईयर इट सोल्ड द गैस फॉर 26,50,000 रुपीज टू मेसर्स Deep and Company, which is a partnership firm. It has also incurred a 170 as a freight charges for the transportation of gas. देखो, अब मैं बहुत ईमानदारी से आपको एक बात बताता हूँ, बहुत ईमानदारी से, आज swear upon anything। ये वाला जो कंसेप्ट है, ये वाला जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट की उसका वक्त, अरे क्या हो गया भाई, क्यों नाराज हो रहा है? ये तो नाराज हो गया भाई। हाँ, ये जो 170 का अमाउंट है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का, ये वाला कंसेप्ट मैंने अपनी क्लास में डिस्कस नहीं किया हुआ था। पूरे क्वेश्चन पेपर के अंदर सिर्फ यही एक वो कंसेप्ट था जो मैंने अपनी क्लास में डिस्कस नहीं किया हुआ था। दैट मीन्स मैंने अपने क्लास नोट्स के अंदर जब मैं लिखवाता हूं, और आप में से जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट नहीं है, आपको बता देता हूं मैं, इनकम टैक्स के पहले सब्जेक्ट के पहले कंसेप्ट से लेके इनकम टैक्स के आखिरी सब्जेक्ट चैप्टर के आखिरी कंसेप्ट तक मैं सबको लिखवाता हूं। इसी प्रकार से जीएसटी के अंदर पहले चैप्टर के पहले कंसेप्ट से लेके आखिरी चैप्टर के आखिरी कंसेप्ट तक सब कुछ लिखवाता हूं मैं अपनी क्लासेस में। स्टूडेंट के हैंड नोट्स बनते हैं, स्टूडेंट को अलग से हैंड नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं क्लास में लिखवा रहा हूं। मैं साथ में लिखता हूं, समझाता हूं, स्टूडेंट भी साथ साथ में कॉपी करते हैं। तो जितनी मेहनत स्टूडेंट करते हैं उतनी मेहनत मैं करता हूं साथ में। हाँ, पूरे सिलेबस में एक चैप्टर ऐसा है जो मैं लिखवाता नहीं हूं, वो है जीएसटी का एग्जम्पशंस का चैप्टर। जीएसटी एग्जम्पशंस में इतने सारे कंसेप्ट्स हैं कि उसको लिखवाने लग जाओ तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, और उसकी वेटेज एग्जाम में कोई बहुत ज्यादा नहीं है। इस वजह से उस चैप्टर को छोड़ के बाकी मैं हर चैप्टर अपने हाथ से लिखवाता हूँ स्टूडेंट्स को। आप में से जो स्टूडेंट्स मेरे स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है, आपने सब कुछ लिखा हुआ है। सिर्फ ये पॉइंट ऐसा था जो मैंने अपने क्लास नोट्स में नहीं लिखवाया हुआ था। बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूं साहब, मैंने नहीं लिखवाया हुआ था। इस पॉइंट में हो सकता है स्टूडेंट्स को परेशानी आई हो, लेकिन आपको मैं वैसे बता देता हूं। हमारे जो इनकम टैक्स का हाईएस्ट अथॉरिटी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी, उसका एक सर्कुलर है, और उस सर्कुलर में इन्होंने ये बात लिखी हुई है, और मैंने सर्कुलर का रेफरेंस भी आपको दिया है। ये दिया है मैंने रेफरेंस, ये है सर्कुलर नंबर 9 ऑफ 2012, जो कि 17 अक्टूबर 2012 को आया था। और उसने ये बात बोली थी कि जो आपका फ्रेट चार्जेस है, वो फ्रेट चार्जेस को आपने ऐड करना है, गैस की कॉस्ट के अंदर आपने उसको ऐड करना है, और सो ऑन। तो ये सारी बात थी, और ये सर्कुलर में ऐसा लिखा हुआ है। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो अमाउंट आता है वो 50 लाख रुपए से कम आता है, परचेज ऑफ गुड्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं,
क्योंकि ये परचेज ऑफ गुड्स है और परचेज ऑफ गुड्स जो है वो 50 लाख से कम है, इस वजह से यहाँ पे 194Q एंड साथ साथ में 194C के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। दोनों में से कोई भी प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। मैंने कोई भी प्रोविजन दोनों में से अप्लाई नहीं किया है। 194Q और 194C के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। दोनों सेक्शन के अंदर जो टीडीएस है वो टीडीएस 0 है। मैंने आपको उसका सर्कुलर का रेफरेंस भी साथ में दिया है और रीजन में मैंने उसका रेफरेंस आपको दिया हुआ है, तो आप इसको आराम से एक बार देख सकते हैं। नेचुरल गैस है, इसके ऊपर जीएसटी के प्रोविजन भी अप्लाई नहीं होंगे। फिर जो थर्ड पार्ट है वो 194C का है। थर्ड पार्ट यहाँ पे एग्जामिनर कहता है कि एक एम्ब्रॉयडरी के लिए जॉब वर्क का पैसा दिया जा रहा है, और एक ABC LLP है उसने कुछ पैसा दिया है। पहला अमाउंट जो है वो 27,000 रुपीज का है जो अप्रैल में दिया है। ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट तक दैट इज 30 अप्रैल तक एग्रीगेट अमाउंट 1 लाख रुपए से कम का है। एग्रीगेट 1 लाख से कम है, और ये वाला जो अमाउंट है ट्रांजैक्शन का, ये वाला अमाउंट भी 30,000 से कम है। अगर एग्रीगेट 1 लाख क्रॉस ना करता हो, अगर ट्रांजैक्शन अमाउंट 30 क्रॉस ना करता हो, तो 194C का टीडीएस नहीं होगा। तो 27,000 रुपीज के ऊपर देयर विल बी नो टीडीएस। फिर दूसरी ट्रांजैक्शन जून में है 25,000 रुपीज की, तो 27 प्लस 25 अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो एग्रीगेट अमाउंट जो मेरे पास आता है वो 52 का आता है, जो कि अगेन 1 लाख रुपए से कम है। और ये ट्रांजैक्शन अमाउंट 30 से कम है तो उसके ऊपर टीडीएस नहीं होगा। देन थर्ड आता है हमारे पास 28। अगर मैं 28 को ऐड कर दूं तो एग्रीगेट मेरे पास 1 लाख से कम आता है, 80,000 का एग्रीगेट अमाउंट है, और ये अमाउंट 28 का जो अमाउंट है ये 30 से कम है तो उसके ऊपर भी टीडीएस नहीं होगा। और आखिरी ट्रांजैक्शन जो है वो दिया हुआ है 32 का। 32 का मतलब ये हो गया कि ये ट्रांजैक्शन अमाउंट 30 से ज्यादा है। तो कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया, 30 से ज्यादा होने पे 32 के ऊपर टीडीएस कर दिया। ऐसा नहीं करना था, आप हमेशा पहले एग्रीगेट चेक करते हो। तो अगर मैं 80,000 के अंदर एग्रीगेट ऐड करूं 32 का, तो ये बन जाता है 1,12,000 रुपीज। तो जब टीडीएस होगा तो टीडीएस पूरे 1,12,000 रुपीज के ऊपर होगा आउट ऑफ दिस 32,000 रुपीज। और मैंने सोल्यूशन में ऐसा ही किया है, मैंने पूरे 1,12,000 रुपीज का टीडीएस कट किया है, उसका 2% कट किया है 2240 194C में, और मैंने आपको उससे रिलेटेड ये एग्रीगेट वाला कंसेप्ट भी बताया है। अच्छा, फिर बात ये आती है कि साहब आपने टीडीएस का रेट क्या अप्लाई किया है। यहाँ पे ध्यान रखना, पेमेंट हो रही है एक पार्टनरशिप फर्म को। अगर पेमेंट किसी इंडिविजुअल को हो या हिंदू अनमैरिड फैमिली को हो तो टीडीएस का रेट होगा 1%, क्योंकि यहाँ पे जो पेमेंट आप कर रहे हैं वो इंडिविजुअल रिलेटिव के अलावा किसी और को कर रहे हैं। इस वजह से जो टीडीएस के रेट्स होंगे वो 1% का नहीं होगा, वो 2% का टीडीएस का रेट होगा। सेक्शन होगा 194C। मैंने आपको उसका कंसेप्ट भी पूरा दिया और साथ साथ में मैंने आपको उसका अमाउंट भी बता दिया है। इससे आपको बहुत बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा कि आपने एग्जाम के अंदर क्या परफॉर्म किया, कैसा परफॉर्म किया, कहाँ कहाँ पे आपने गलतियां करी हैं। यू आर नाउ इन अ बेटर पोजिशन टू assess, to estimate your marks. And believe me, this kind of a discussion is far more relevant as compared to the normal videos जहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन हो रहा था, सोल्यूशन कहीं पे भी नहीं था। तो मैंने आपको सोल्यूशन भी दे दिया है, और ये सोल्यूशन मैंने एग्जामिनेशन से जस्ट नेक्स्ट डे ही तैयार कर लिया था, और ये वाले क्लास भी मैंने उसी समय रिकॉर्ड कर दिया था। लेकिन आज मैं इसे टेलीकास्ट कर रहा हूँ 1 जून को, इसलिए मैं वेट कर रहा था कि आपके पेपर सारे कंप्लीट हो जाए। एंड वंस यू कंप्लीट विद योर पेपर्स, उसके बाद ही मैं आपको ये वीडियो दूं, ताकि आपको टेंशन अगर हो भी तो आपके परफॉर्मेंसेस के ऊपर उसका इम्पैक्ट ना पड़े। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। मई 2022 में क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट 4 नंबर का क्वेश्चन था। अब 4 नंबर का क्वेश्चन था, तो यहाँ पे लॉसेस के बारे में एग्जामिनर बात कर रहा है कि भाई कितने लॉसेस हैं और कितने कैरी फॉरवर्ड करने हैं। मिलता जुलता क्वेश्चन कई बार क्लास के अंदर किया हुआ है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में करे हैं। पहला पॉइंट है, शी हैज रिसीव द सैलरी, मिस्टर हर्ष है, मिस्टर हर्ष हैज रिसीव सैलरी फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म विच वाज अलाउड टू द पार्टनरशिप फर्म। अब ध्यान देना, ये सैलरी वर्ड लिखा हुआ है,
सैलरी वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन इस सैलरी के चैप्टर में टैक्सेबल नहीं होगा। सेक्शन 28 हमें बताता है कि पार्टनरशिप फर्म से मिलने वाला जो सैलरी का पैसा है वो बिजनेस इनकम है, वो किसी भी लिहाज से सैलरी इनकम नहीं है। तो 8,50,000 इज नॉट द सैलरी इनकम, इट इज द बिजनेस इनकम। नीचे देखेंगे तो मैंने बिजनेस इनकम में शो किया हुआ उसको। नेक्स्ट, लॉस ऑन द सेल ऑफ शेयर्स व्हिच आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज व्हिच वाज हेल्ड फॉर 18 months and the security transaction tax was paid at the time of sale and acquisition। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म लॉस दिया हुआ है, 12 महीने के बाद लॉन्ग टर्म बन जाता है, तो लॉन्ग टर्म लॉस दिया हुआ है 6 लाख रुपए का। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट फिर से पूछते हैं, सर मान लो अगर यहाँ पे लॉन्ग टर्म इनकम होती तो हम लोग 1 लाख रुपीज एग्जाम करके बाकी को टैक्सेबल करते। तो लॉसेस में भी ऐसे ही करो, 1 लाख रुपीज को छोड़ो और बाकी के पास आके लॉसेस को आप यूज करो। आंसर इज नो। ध्यान देना, जब हम लोग सेक्शन 112A की बात करते हैं, 112A की बात करते हैं, तो जो इनकम है 6 लाख रुपए, वो सारे के सारे इनकम, टोटल इनकम इंक्लूड करते हैं। ये तो सिर्फ जब हम लोग टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन करते हैं, तो टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन करते समय हम लोग 6 लाख में से 1 लाख का जो एग्जेम्पशन है वो देते हैं, लेकिन टोटल इनकम में पूरा 6 लाख रुपए इंक्लूड होता है अगर ये प्रॉफिट होता है तो। अब क्योंकि ये प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो आपने लॉस को भी पूरा 6 लाख रुपए ही कंसिडर करना है। इसके साथ साथ में आपको एग्जामिनर बता रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ लैंड 5 लाख रुपए, तो 5 लाख का गेन है, 6 लाख का लॉस गिवन है, एडजस्ट कर देना, 1 लाख का लॉस बचेगा, और वो 1 लाख का लॉस कैपिटल लॉस है, आप इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, सेटअप कहीं से नहीं करेंगे। मैंने इसको सेटअप कर दिया, और बाकी का 1 लाख रुपए जो इंटर हेड सेटअप नहीं हो सकता, सेक्शन 71 के हिसाब से आप उसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। फिर एग्जामिनर कहता है कि ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस दिया हुआ है 6 लाख रुपए का, तो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है वो आप बिजनेस की इनकम के साथ सेटअप कर सकते हो, और बाकी की इनकम आपके पास बिजनेस की बच गई 2.5 लाख रुपए की। एग्जामिनर उसके बाद आपको कहता है, एग्जामिनर उसके बाद आपको कहता है क्या 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 कहाँ 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 कहाँ, हाँ, उसके बाद एग्जामिनर कहता है लॉस ऑफ द स्पेसिफाइड बिजनेस व्हिच इज कवर्ड अंडर 35 AD। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है, ये स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस भी आप सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम के साथ सेटअप कर सकते हैं और कैरी फॉरवर्ड करेंगे बाकी का अमाउंट आप। अगर स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं है तो आप कहीं से सेटअप नहीं करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है 2,50,000 रुपए। अब ये जो लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है 2,50,000 रुपए, इसमें से सिर्फ 2 लाख रुपए का अमाउंट ऐसा होगा जो आप बाकी हेड्स के साथ सेटअप करेंगे। तो हालांकि मैंने गलती से यहाँ पे 2,50,000 रुपए लिख दिया है, ये 2 लाख ही होगा यहाँ पे, और आप कैलकुलेशन 2 लाख के हिसाब से ही करेंगे। टाइपिंग एरर है यहाँ पे थोड़ा सा, और उसका हो सकता है कि इसके आंसर के ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ जाए। डोंट वरी, आपके पास जो सोल्यूशन है जो आपकी गूगल ड्राइव पे है वो सोल्यूशन करेक्टेड सोल्यूशन ही मैंने आपको दिया हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये सब कुछ आ गया और कुछ नहीं है। फिर आपके पास बेटिंग की इनकम गिवन है 50,000 रुपए, ग्रॉस वर्ड लिखा हुआ है, तो उसका मतलब ये है कि टीडीएस नहीं हुआ है। अगर टीडीएस के बाद दिया होता तो मैं इसे ग्रॉस करता, पर ऑलरेडी ग्रॉस गिवन है तो अच्छी बात है। लॉस फ्रॉम कार्ड गेम्स है, कार्ड गेम्स या कैजुअल इनकम के लॉसेस कहीं से सेटअप नहीं हो सकते, ना वो सेटअप होंगे ना वो कैरी फॉरवर्ड होंगे। इट विल हैव नो टैक्स ट्रीटमेंट, 35,000 रुपीज विल हैव नो टैक्स ट्रीटमेंट, और आपकी बिजनेस इनकम विल बी 50,000 रुपीज। हालांकि मैंने 35,000 का लॉस शो किया हुआ है, लेकिन आउटर कॉलम में पूरा 50 ही दिखाया है, तो आप इस हिसाब से काम कीजिएगा। एक और बात का ध्यान रखिएगा, जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है आपका 2 लाख रुपए का, इस हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को आप बिजनेस की इनकम के साथ भी सेटअप कर सकते हैं, और इसके साथ साथ में अगर आप इसको सेटअप करना चाहें तो बस यहीं से सेटअप होगा, और तो किसी से सेटअप हो ही नहीं सकता। कैजुअल इनकम से तो आप उसको सेटअप कर ही नहीं सकते लॉसेस को। तो ये 2 लाख का लॉस आप बिजनेस की इनकम के साथ सेटअप कर देंगे। यहाँ पे ये 2 लाख का लॉस बिजनेस के साथ सेटअप हो जाएगा, आपके पास बचेगा 50,000 रुपए, और उसके बाद बाकी का अमाउंट दिया हुआ है, तो इस हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन सारी कर देंगे। नीचे मैंने आपको सारी की सारी चीजें, हाँ ठीक है, यहाँ पे मैंने सारी चीजें लिख के दी हुई आपको कि जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक मैंने सेटअप किया है। तो नोट्स दिए हुए हैं सारे, स्पेशल बिजनेस का नोट दिया हुआ है, ब्रॉड फॉरवर्ड का नोट मैंने आपको दिया हुआ है, लॉसेस का, कैपिटल लॉसेस का नोट दिया हुआ है, कैजुअल इनकम का नोट दिया हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी का मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक सेटअप हो सकता है, मैंने आपको उसका भी नोट दिया हुआ है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ऊपर जो सोल्यूशन है
तो सोल्यूशन में आप 2 लाख रुपए शो ना करें, 2.5 लाख रुपए है ठीक है, लेकिन जब आप मैंने उसका सोल्यूशन किया नीचे तो मैंने उसको 2 लाख सेटअप किया, 50,000 रुपए मैंने सेटअप नहीं किया, वो 50,000 रुपए मैंने कैरी फॉरवर्ड ही किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट था, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन था। एग्जामिनर ने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के क्लबिंग के से रिलेटेड ये कंसेप्ट दिया है और यहाँ पे आपने यूज करना है सेक्शन नंबर 64 सब सेक्शन नंबर 2। कंसेप्ट ये है कि एक इंडिविजुअल है, सार्थक नाम है इसका, और इसके साथ इसकी वाइफ है जिसका नाम है जूही, इसका एक बेटा है जिसका नाम है अर्जुन, और इसकी एक बेटी है जिसका नाम है अदिति। तो सार्थक, जूही, अर्जुन, अदिति, ये 4 लोग हैं। एक एचयूएफ है, इसने सार्थक ने अपनी कोई प्रॉपर्टी एचयूएफ के नाम पर ट्रांसफर किया है और उसके बाद फिर अक्टूबर 2021 में एचयूएफ का फुल पार्टीशन या कंप्लीट पार्टीशन, फुल पार्टीशन हो जाता है। और फिर आपको एग्जामिनर ने ये कहा कि उनके पास एक प्रॉपर्टी है जो कि सार्थक ने एचयूएफ को दिया था, उसका एनएवी गिवन है। आपको ध्यान रखना है एनएवी गिवन है, इसका मतलब पहले आपको हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करना होगा, सेक्शन 24 सब सेक्शन ए का डिडक्शन देना होगा 30% का, वो देने के बाद आप हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालेंगे। हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालने के बाद आपने फिर उसकी कैलकुलेशंस करनी है। 30 सितंबर तक क्योंकि पार्टीशन नहीं हुआ था, तो 30 सितंबर तक जितनी भी मकान की इनकम थी वो सारी की सारी इनकम आपने सार्थक की इनकम के अंदर ऐड करना है, सार्थक की इनकम ऐड करना है। और सितंबर के बाद अक्टूबर से क्या होगा, अक्टूबर से जब पार्टीशन हो जाएगा तो पार्टीशन होने के बाद सार्थक का पैसा, सार्थक की वाइफ का पैसा और सार्थक के माइनर चिल्ड्रन का पैसा, ये तीनों का तीनों पैसा पे सार्थक की इनकम ऐड करना है। मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ कि माइनर बच्चे की इनकम इसकी इनकम में ऐड हो रही है क्योंकि जूही की इनकम सार्थक की इनकम से कम है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। पार्टीशन होने के बाद, फुल पार्टीशन होने के बाद ट्रांसफरर का पैसा, उसके स्पाउस का पैसा और उसके माइनर बच्चे का पैसा ट्रांसफरर की इनकम के अंदर आप ऐड कर देंगे, और हमने ऐसा ही किया है। सितंबर तक का मैंने एनएवी के बाद वो कैलकुलेशन कर लिया, मैं ये जूम कर रहा हूँ, पूरे साल का है तो 50,000, उसके बाद 30% का रिडक्शन देने के बाद 35 बचा, ये 35,000 पूरा सार्थक की इनकम के अंदर ऐड होगा। पार्टीशन के बाद जो भी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है 35,000 रुपीज की, इसके मैंने 4 पार्ट्स बना दिए, मेजर, माइनर, वाइफ और हस्बैंड, चारों के 4-4 हिस्से बना दिए। जो सार्थक का 1/4 हिस्सा है वो सार्थक के लिए टैक्सेबल है, जो सार्थक की वाइफ का 1/4 हिस्सा है वो भी सार्थक के लिए टैक्सेबल होगा, और सार्थक के जो माइनर बच्चा है, सार्थक का जो माइनर बच्चा है अदिति, उसमें से 35 उसमें से 1,500 रुपए का एग्जिबिशन मिलेगा, और 1,500 रुपए का एग्जिबिशन देने के बाद बाकी का पैसा हम लोगों ने सार्थक की इनकम में ऐड किया। जो अर्जुन है मेजर है, तो मेजर सन का पैसा सन के लिए टैक्सेबल होगा, सार्थक के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। और इस तरीके से मैंने सार्थक के लिए कितना पैसा टैक्सेबल है वो दिया है। एक अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, 4 नंबर का क्वेश्चन था, थोड़ी सी वेटेज मेरे को कम लगी, लेकिन हाँ क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मई 2022 में जो क्वेश्चन नंबर 3 आया था उसका पहला पार्ट 8 नंबर का क्वेश्चन था, और यहां पे भी एग्जामिनर आपसे टोटल इनकम की कैलकुलेशन मांग रहा था ना, सॉरी टोटल इनकम नहीं, अदर सोर्सेज की इनकम मांग रहा था, और साथ में कैपिटल गेन्स की इनकम आपसे मांग रहा था एग्जामिनर। और अच्छा क्वेश्चन दिया था एग्जामिनर ने। एग्जामिनर कहता है कि ललित नाम का एक व्यक्ति है जो कि शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में डील करता है, तो एक काइंड ऑफ अ ब्रोकर है वो, और उसकी कुछ ट्रांजेक्शन आपको गिवन है। उसने मोटर कार रिसीव करा है एज ए गिफ्ट 5 लाख रुपए का अपने दोस्तों यारों के साथ, सुनील ने दिया है उसकी शादी की सालगिरह पे। ध्यान रखिएगा, मोटर कार इज नॉट टू बी रिगार्डेड एज ए मूवेबल एसेट। मूवेबल एसेट वही मूवेबल एसेट होते हैं जो कि कैपिटल गेन्स में सेक्शन 2 क्लॉज 14 के अंदर मूवेबल एसेट दिए गए हैं या कैपिटल एसेट दिए गए हैं। कार इज नॉट अ कैपिटल एसेट, क्योंकि कार कैपिटल एसेट नहीं है इसलिए कार कभी भी टैक्सेबल नहीं होगी, तो कार इज नॉट टू बी टैक्स्ड, ये वाला पहला पॉइंट टैक्सेबल नहीं होगा। नीचे सोल्यूशन में भी मैंने यही लिख के दिया है आपको।
उसके बाद सेकेंड पॉइंट में वो कहता है कि कैश गिफ्ट मिल रहा है 21,000 रुपीज फॉर ईच ऑफ द 4 फ्रेंड्स। तो 21,000 एक का है, 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 84,000 रुपीज आता है। 84,000 रुपीज पूरा टैक्सेबल होगा क्योंकि हम लोग कैश गिफ्ट को पर एनम इन एग्रीगेट चेक करते हैं, पूरे साल का पर एनम चेक करते हैं, इस वजह से इन एग्रीगेट चेक करते हैं। तो पूरा 84,000 रुपीज टैक्सेबल होगा क्योंकि ये 50,000 से ज्यादा है। उसके बाद एग्जामिनर ने कहा है कि लैंड इन जयपुर है जो कि उसको अपने दोस्त काबरा से मिल रही है। इस लैंड की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 6 लाख रुपए की है और साथ साथ में काबरा ने इसे परचेज करा था 2 लाख रुपए का। तो काबरा ने परचेज करा, काबरा के लिए कैपिटल गेन्स कैलकुलेट होगा, लेकिन ललित के लिए स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 6 लाख रुपए की है, वो पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाएगी। और क्योंकि यहाँ पे कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व होता तो मैं वो कंसिडरेशन को लेस करने के बाद बाकी का अमाउंट जो बचा उसको मैं चेक करता क्या वो 50,000 से ज्यादा है। यहाँ पे कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, तो पूरे का पूरा 60,000 रुपीज को हम लोग टैक्सेबल करेंगे जैसे नीचे सोल्यूशन में किया है। उसके बाद ललित ने अपने दोस्त अभिषेक से, जो कि डीलर है शेयर्स में, उसका कुछ शेयर्स परचेज करे हैं 400 रुपए के, जिनकी बाजार में कीमत थी 600 रुपए की। और उसके साथ साथ में ललित ने ये शेयर्स आगे फर्दर अपने बिजनेस के दौरान बेच भी दिए हैं। तो पहले ललित ने खरीदे और उसके बाद उसने ललित ने बेचे। इस बात का ध्यान रखिएगा, जब आप किसी दुकानदार से सामान सस्ते में खरीदते हैं तो जो डिफरेंशियल अमाउंट होता है वो गिफ्ट थोड़ी ना होता है, वो तो ट्रेड डिस्काउंट होता है। यही बात सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 के एक्सेप्शनल केसेस में भी मेंशन है कि अगर ट्रांसफरर जो एसेट दे रहा है, जो एसेट बेच रहा है, उसका मेन बिजनेस है, जैसे हमारे इस केस में है, तो फिर आप उसको जो डिफरेंशियल अमाउंट है उसको आप गिफ्ट नहीं मानेंगे। नॉर्मल तरीके से वो आपका ट्रेड डिस्काउंट है और आप उसे टैक्सेबल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप पॉइंट नंबर 4 में जो डिफरेंशियल अमाउंट है उसे टैक्सेबल नहीं करेंगे। मैंने भी यहाँ पे 0 ही लिखा है और 100% ठीक है, कोई गलती नहीं है इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है कि ललित ने पोजीशन लिया है एक रेसिडेंशियल हाउस का, जो कि उसने 2 साल पहले बुक करवाया था 20 लाख रुपए का। उस समय जब इसने बुक करवाया था तो उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी 32 लाख रुपीज की। और आज उसकी जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है जिस समय पोजीशन मिला है उस समय 32 लाख की है, लेकिन जिस समय बुकिंग करवाई थी उस समय स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 24 लाख रुपए की थी। और साथ साथ में उसने 1 लाख रुपए अकाउंट पे चेक से बुकिंग के टाइम पे पे किया था। अब आप याद करो, मैंने क्लास के अंदर इसकी पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया था। मैंने बताया था कि प्रणब मुखर्जी साहब ने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे 2012 में, प्रेसिडेंट बनने से पहले 2010 में। तो 2010 में जब प्रणब मुखर्जी ने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था तो उन्होंने क्या किया था कि जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, जिस दिन मकान की ओनरशिप ट्रांसफर करी गई उस दिन की जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो प्लस जो कंसिडरेशन है, उन दोनों का डिफरेंस अगर 50,000 से ज्यादा है तो उसे गिफ्ट मानते हुए टैक्सेबल किया था। और प्रणब मुखर्जी साहब ने जब ये कंसेप्ट बनाया तो पूरे इंडिया में हाहाकार मचा। और फिर अगले साल प्रणब मुखर्जी साहब को समझ आया कि उन्होंने गलती करी, तो उन्होंने कंसेप्ट को विड्रॉ कर लिया और विड्रॉ किया रिट्रोस्पेक्टिवली। जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था तो वहां से रिट्रोस्पेक्टिवली विड्रॉ किया। उसके बाद प्रणब मुखर्जी साहब 2012 में हमारे देश में प्रेसिडेंट बन गए, जो बहुत अच्छा हुआ था हमारे लिए। फिर जब 2012 में वो प्रेसिडेंट बन गए तो 2013 में पी चिदम्बरम साहब फाइनेंस मिनिस्टर बने। पी चिदम्बरम साहब ने प्रणब मुखर्जी का एक कंसेप्ट को रीइंट्रोड्यूस किया, लेकिन उसके अंदर उन्होंने बड़ी समझदारी दिखाई कि जो गलती प्रणब मुखर्जी साहब से हुई थी उस गलती को उन्होंने दूर किया। गलती ये थी कि प्रणब मुखर्जी साहब ने क्या किया था कि डेट ऑफ ट्रांसफर पे जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी उसको कंसिडर किया था। चिदम्बरम ने कहा नहीं, मैं ये गलती नहीं करूंगा, मैं डेट ऑफ बुकिंग वाला स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लूंगा, लेकिन उसमें मेरी शर्त रहेगी। शर्त ये थी कि अगर आपने बैंकिंग सिस्टम के थ्रू पेमेंट किया है एडवांस का, तब मैं लूंगा डेट ऑफ बुकिंग वाला स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। और अगर आपने कैश में पैसा पे कर दिया, बैंकिंग ट्रांजेक्शन के थ्रू नहीं किया, तो डेट ऑफ ट्रांसफर पे जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है मैं वो कंसिडर करूंगा।
तो ये पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड प्रणब मुखर्जी, पी चिदम्बरम वाला पूरा का पूरा कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था, जिसकी वजह से आप 100% श्योर कि रेक्टिफिकेशन नहीं करना पड़ता। अदरवाइज स्टूडेंट परेशान रहते हैं, रेक्टिफिकेशन करना पड़ता है कि यार कब कौन से स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी है, कौन से नहीं लेनी है, सो ऑन। उसके बाद आपको ये बात भी पता है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में और वो 10% का जो कंसेप्ट है, वो 10% का कंसेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, वो भी मैंने उसका भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको बताया। पहले 5 था, फिर 10 हुआ, फिर बीच में बड़े शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 20% भी हुआ। तो सारी बातें विद ऑल पॉसिबल लॉजिकल रीजंस मैंने आपको क्लास के अंदर बताए हुए हैं। यू शुड अप्रिशिएट दैट हमारी क्लास की मेहनत कामयाब हुई, एग्जाम के अंदर कंसेप्ट आया, गिफ्ट का कंसेप्ट है। तो अब आपने क्या करना है, द डेट ऑफ बुकिंग, डेट ऑफ बुकिंग के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या थी, डेट ऑफ बुकिंग पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 24 लाख रुपीस की। और जो इसने लिया है वो कितने का लिया है, जो इसने लिया है वो लिया है इसने 20 लाख रुपीस का। तो 24 एंड 20 का जो डिफरेंस है वो देख लो पहले तो, और साथ में वो 110% वाला कंसेप्ट अप्लाई कर दो, 50,000 रुपये वाला कंसेप्ट अप्लाई कर दो। तो हर लिहाज से जो डिफरेंशियल 4 लाख रुपए है वो टैक्सेबल होगा और आपके लिए अमाउंट आ जाएगा अदर सोर्सेज का। इसके बाद आपको पॉइंट नंबर 6 के अंदर एग्जामिनर कहता है कि इसको एक दुकान मिली है जिसकी मार्केट वैल्यू है 1,50,000 रुपये और कैश है 50,000 रुपये का, जो कि लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी के टाइम पे मिला है। तो यहाँ पे डीम्ड डिविडेंड का कंसेप्ट लग जाता है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 क्लॉज सी। तो डीम्ड डिविडेंड का कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लगाया है, अगर आप नीचे देखें तो मैंने डीम्ड डिविडेंड का कंसेप्ट दिया है 222 क्लॉज सी का। और डीम्ड डिविडेंड के अंदर क्या होता है, जितनी आपकी मार्केट वैल्यू है एसेट की विद कंपैरिजन विद एक्युमुलेटेड प्रॉफिट हम लोग करते हैं, दोनों में से जो भी लोअर अमाउंट है उस लोअर अमाउंट को हम आपकी डीम्ड डिविडेंड की इनकम मान लेते हैं, जो कि टैक्सेबल करते हैं अंडर द चैप्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो गिफ्ट भी आया, डीम्ड डिविडेंड भी आया। अच्छा क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको सॉल्व करके दिया है। उसके बाद एग्जामिनर कहता है कि जो प्लॉट ऑफ लैंड उसको मिला था जयपुर वाला, वो उसने बेचा है 8 लाख रुपए का। तो कैपिटल गेन्स कैलकुलेट होगा। तो कैपिटल गेन्स हम लोगों ने कैलकुलेट किया, 8 लाख का प्लॉट ऑफ लैंड मिला था, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करना है बस आपने। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर आपने ठीक से कैलकुलेट कर लिया तो कैपिटल गेन्स आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि शॉर्ट टर्म नेचर का है, 24 महीने के अंदर अंदर बेचा है तो शॉर्ट टर्म नेचर का होगा। नाउ यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये गिफ्ट में मिल रहा है, क्योंकि ये गिफ्ट में मिल रहा है तो जितना पैसा गिफ्ट का टैक्सेबल हुआ था उतना पैसा आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। तो हम लोग ये देखते हैं कि हमने गिफ्ट में कितना पैसा टैक्सेबल किया है, हमने 6 लाख रुपीस का अमाउंट टैक्सेबल किया है लैंड का। तो जितना लैंड का 6 लाख रुपीस हमने टैक्सेबल किया वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगा, उसको हम लोगों ने लेस किया, हमारे पास आ गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। तो मेरे ख्याल से ठीक हो गया। एग्जामिनर ने भी आपसे यही दो चीजें पूछी हैं। एग्जामिनर ने पूछा अदर सोर्सेज में कितना टैक्सेबल होगा, अदर सोर्सेज में 2 चीजें आएंगी, एक गिफ्ट का अमाउंट, एक डीम्ड डिविडेंड का अमाउंट। और साथ में एग्जामिनर ने पूछा कैपिटल गेन्स में कितना आएगा, कैपिटल गेन्स का अमाउंट मैंने आपको कैलकुलेशन करके दे दिया है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मई 2022 का ही क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, जो 4 नंबर का था। ये क्वेश्चन जो था ये रेसिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड था और बहुत बढ़िया क्वेश्चन डिजाइन किया था एग्जामिनर ने। आपको याद होगा 2 साल पहले हमारी भारत सरकार ने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था डीम्ड रेसिडेंट का, और डीम्ड रेसिडेंट के साथ साथ में जो नॉर्मली सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 आता है उसमें कुछ एक्सप्लेनेशंस को भी ऐड किया था। वहां पे सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 के एक्सप्लेनेशंस में हमारे सरकार ने कहा था कि अगर कोई ऐसे व्यक्ति है जो इंडिया का सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन रिलीजन है जो आमतौर पर इंडिया से बाहर रहता है, जब वो हिंदुस्तान में वापस आएगा किसी भी काम के लिए, तो हम वहां पे एक्सेप्शन के सप्लाई करते हुए 120 डेज चेक करेंगे, 60 नहीं 120 डेज चेक करेंगे। उसमें शर्त है साथ में कि उसकी जो इनकम है वो इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। इनकम कैलकुलेट करते समय आपने फॉरेन इनकम को छोड़ देना है, तो दैट मीन्स इंडियन इनकम को कंसिडर करना है। तो यहां पे वही कंसेप्ट का इन्होंने क्वेश्चन बना के दिया। आपको पहले तो नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशंस करनी है,
उसके बाद आपने ये चेक करना है कि इसकी जो इनकम है फॉरेन इनकम को छोड़ के वो क्या 15 लाख रुपए से ज्यादा है या कम है। उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 जो है उसके हिसाब से ये रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। तो एक बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो फॉरेन इनकम हम लोग चेक कर रहे हैं। मैं मेरे ख्याल से मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि फॉरेन को छोड़ के, बल्कि इंडिया को छोड़ के फॉरेन इनकम आपने कैलकुलेट करनी है। तो फॉरेन इनकम आप कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉरेन इनकम कैलकुलेट करते समय आपने क्या क्या लेना है वो सारी चीजें मैंने आपको दी हैं। फॉरेन इनकम आप कैलकुलेट करेंगे, जो पैसा सैलरी का कमाया और रिसीव करा यूएई में वो आ गया, साथ साथ में जो पैसा हाउस प्रॉपर्टी का कमाया और रिसीव करा वो आ गया। और ध्यान देना ये टैक्सेबल सैलरी है और टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस नहीं किया, और जो स्टैट्यूटरी डिडक्शन है 30% का मैंने वो भी लेस नहीं किया। इसके साथ साथ में एक और चीज का ध्यान रखिएगा, अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसका कंट्रोल इंडिया में है लेकिन अदरवाइज इनकम एक्रूअराइज इंडिया से बाहर हो रही है, वो भी फॉरेन इनकम है। तो 2 + 5 = 7, 7 + 10 = 17, तो टोटल फॉरेन इनकम आ रही है 17 लाख रुपीस की। ओवरसीज इनकम कह लीजिए, फॉरेन इनकम कह लीजिए, 17 लाख रुपीस की आ रही है। ये जो 17 लाख रुपए की फॉरेन इनकम है ये 15 लाख से ज्यादा है। एक बात तो ये होगी तय। उसके बाद आपने नंबर ऑफ डेज का कंसेप्ट चेक करना है। नंबर ऑफ डेज आप देखिएगा, एग्जामिनर कहता है कि वो करंट ईयर 2021-2022 में 157 डेज के लिए इंडिया में आया, और साथ साथ में पिछले सालों का भी डाटा गिवन है। अगर आप पिछले सालों का डाटा देखेंगे तो वो 365 से ज्यादा का आ रहा है। इस वजह से हमारे कंसेप्ट यहाँ पे जो लगेंगे उस कंसेप्ट के हिसाब से श्रुति इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। श्रुति इंडिया की रेसिडेंट है। सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 क्लॉज सी कहता है कि अगर कोई व्यक्ति रेसिडेंट होगा तो वो डीम्ड टू बी एनओआर माना जाएगा, डीम्ड टू बी एनओआर होगा। अगर 182 से ज्यादा होगा तो फिर वो आरओआर है, अदरवाइज वो एनओआर है। तो हमने स्टेटस निकाला कि वो एनओआर है, और फॉरेन इनकम हम लोगों ने निकाली कि वो 70 लाख है। मैं थोड़ी देर पहले आपको ये कह रहा था कि इनकम निकालेंगे फॉरेन को छोड़ के, जबकि मेरे को कहना चाहिए था इनकम निकालेंगे इंडियन इनकम को छोड़ के। तो इंडियन इनकम को छोड़ दीजिए, फॉरेन इनकम या फिर ओवरसीज इनकम 15 लाख से ज्यादा है, और 120 डेज प्लस 365 डेज का कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। इस वजह से शी इज अ एनओआर ऑफ इंडिया। तो रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन इन्होंने पूछा। मैंने 4 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया है। साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको यहाँ पे डीम्ड रेसिडेंट वाला सेक्शन अप्लाई क्यों नहीं करना चाहिए, उसका भी मैंने आपको रीजन दे दिया है। देन हमारे पास मई 2022 का 2 नंबर का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट। एग्जामिनर कहता है एक एसएससी है, उसके पास गोल्ड है जिसकी मार्केट वैल्यू है 50 लाख रुपीस ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग मार्च 22, लेकिन उसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो किया है कि उसने 10 लाख रुपीस खर्च करे हैं। अब एग्जामिनर पूछ रहा है कि एक्सप्लेन करो कि जो डिफरेंशियल अमाउंट है उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने सेक्शन किया था, क्लास नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगा, सेक्शन 69B। 69B कहता है कि अगर आपके पास कोई मनी है, ज्वेलरी है, बुलियन है, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं पता है, तो या आपने फुल वैल्यू उसकी डिस्क्लोज नहीं करी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, रादर आपने फुल वैल्यू उसकी डिस्क्लोज नहीं करी है, तो जो अनडिस्क्लोज अमाउंट है वो आपकी ब्लैक मनी माना जाएगा। सेक्शन 69B में उस ईयर में टैक्सेबल करेंगे जिस ईयर में यू आर फाउंड टू बी द ओनर ऑफ द एसेट। तो यहाँ पे 50 लाख की चीज आपने 10 लाख में डिस्क्लोज करा है, 40 लाख रुपीज आपकी उस ईयर की इनकम बन जाएगी जिस ईयर में इसके बारे में गवर्नमेंट को पता चलेगा। और इस 40 लाख के ऊपर फिर जो हमारे पास 115 सेक्शन का जो टैक्स रेट आता है वो लग जाएगा। 60% का टैक्स रेट है, सरचार्ज भी 25% का है, 4% का हेल्थ एजुकेशन से है। ये सब कुछ अप्लाई करते हुए आपके ऊपर टैक्स के प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे, टैक्स एबिलिटी आ जाएगा। हालांकि अगर आप ये टैक्स कैलकुलेशन नहीं भी करेंगे और सिंपली आप ये कह देंगे कि 40 लाख रुपए जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा इन द ईयर व्हेन ही वाज फाउंड टू बी द ओनर ऑफ द बुलियन आइटम, तो भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। मेरे को नहीं लगता कि आपको इसमें टैक्स कैलकुलेशन करके शो करना चाहिए, हालांकि मैंने कर दिया है, आप नहीं भी करेंगे तो भी आपका काम बड़े अच्छे से चल जाएगा।
उसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4A है उसका वेटेज 6 नंबर का था, और एग्जामिनर ने आपको यहाँ पे टोटल इनकम की कैलकुलेशन मांगी है, साथ में आपसे कह रहा है कि भाई टैक्स पेबल भी कैलकुलेट कर दो। तो टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी एग्जामिनर कह रहा है। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो टोटल इनकम का जो वेटेज रहा एग्जाम के अंदर वो 20 मार्क्स का था। 14 मार्क्स का तो पहला क्वेश्चन आ गया और 6 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन आ गया। 20 मार्क्स का टोटल वेटेज है आपके एग्जाम के अंदर असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का। एग्जामिनर आपको कहता है कि एक व्यक्ति है सुरेश जिसकी एज 53 ईयर्स की है और इंडिया का रेसिडेंट है। तो अगर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो स्लैब नंबर 1 से आप इसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। उसने आपको बताया कि अपनी जमीन बेची है उसने 15 लाख रुपए की, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर वो 19 लाख रुपीस की है। मार्केट वैल्यू जो है इस जमीन की वो गिवन है आपको 6 लाख रुपए, और उस टाइम पे अप्रैल 2021 में इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 5 लाख रुपए। नाउ आपको याद होना चाहिए हम लोगों ने ये वाला कंसेप्ट किया था कि द मार्केट वैल्यू एज ऑन 1st of April of 2001 कैन नॉट बी मोर देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। इसके पीछे का रीजन मैंने आपको सिखाया था, और मैंने आपको ये भी कहा था कि 1 अप्रैल 2021 में आपने मार्केट वैल्यू और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का लोअर लेना है, और उस लोअर को आपने फिर कंपेयर करना है जो आपकी एक्चुअल फिगर्स है उसके साथ में, तो कैपिटल गेन्स आपका कैलकुलेट होगा। ये कंसेप्ट क्लास में किया हुआ था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्लास में करवाए हुए थे, बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट था जी, और मजा आया था इसको देख के कि एग्जामिनर ने पूरा जो हम लोगों ने मेहनत करी है क्लास में वो पूरा यूज करवा दिया है। फिर आपको एग्जामिनर ये भी कह रहा है कि वो जो कॉस्ट है वो 340 का है, तो आपने कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर आपने वो लेना है। रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 15,000 रुपए दिए हुए हैं, ध्यान रखना परचेज के टाइम के जो 15,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ये कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो कॉस्ट माना जाएगा 340 प्लस 15 दैट इज 355। अगर आप नीचे देखेंगे तो मैंने कॉस्ट 355 ही लिया है। यस, अगर आप देखेंगे नीचे तो मैंने जब कॉस्ट लिया है तो मैंने कॉस्ट 355 लिया है। इसको आपने कंपेयर करना है लोअर के साथ। लोअर किसका? जो मार्केट वैल्यू है 6 लाख और जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 5 लाख। 5 और 6 का लोअर इज 5 लाख, 5 लाख और 355 का हायर इज 5 लाख, और 5 लाख का मैंने इंडेक्सेशन करके अमाउंट निकाला। सेल कंसिडरेशन ऑलरेडी मेरे को गिवन है, तो आई हैव कैलकुलेटेड सक्सेसफुली बाय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। उसके बाद एग्जामिनर कहता है कि उसके पास एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है जो कि SEZ में है, जहां से उसने बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट किए थे इन द ईयर 2019-2020। 1920 में स्टार्ट किया, जो कि बिल्कुल ठीक था। अब स्टार्टिंग के 5 साल चल रहे हैं, स्टार्टिंग के 5 साल में 100% ऑफ द एलिजिबल प्रॉफिट का इसको डिडक्शन मिल जाता है, तो इसको 100% ऑफ एलिजिबल प्रॉफिट का डिडक्शन मिल जाएगा। आपको पहले एलिजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने होंगे, आपको शायद वो दिया हुआ है कि जो टोटल टर्नओवर है वो 300 लाख का है, जिसके अंदर एक्सपोर्ट टर्नओवर दिया हुआ है आपको 120 लाख रुपए का, प्रॉफिट की फिगर गिवन है 30 लाख रुपए की। तो आप SEZ का सेक्शन 10AA की कैलकुलेशंस कर लेंगे। मैंने यहां पे आपको करके दिया है। प्रॉफिट का अमाउंट है पूरा 30 लाख रुपीस का, और 10AA का मैंने डिडक्शन कैलकुलेट किया। डिडक्शन का अमाउंट लेस करने के बाद जो टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है वो निकाल लिया, कैपिटल गेन्स का अमाउंट मैंने निकाल लिया, एंड सो ऑन। उसके नीचे एग्जामिनर कहता है कि क्रॉसवर्ड पजल्स का अमाउंट 10,000 है और 15,000 रुपए उसका बैंक इंटरेस्ट है, बैंक फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट है। तो ध्यान रखना ये, क्योंकि ये फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट है तो इसे 80 TTA का डिडक्शन नहीं मिलेगा। 80 TTA का डिडक्शन मिलता है उस केस में जहां पे उसके पास सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट होता, या फिर अगर ये सीनियर सिटीजन होता तो 80 TTB का इंटरेस्ट मिल जाता। तो ना ये सीनियर सिटीजन है ना ये सेविंग्स अकाउंट है, इस वजह से 80 TTA का आपने डिडक्शन नहीं देना। तो मैंने यहाँ पे क्रॉसवर्ड पजल्स ले लिया, इंटरेस्ट का अमाउंट ले लिया, अदर सोर्सेज की कैलकुलेशन कर लिया, टोटल इनकम की कैलकुलेशन कर लिया। एग्जामिनर कहता है कि 36,000 रुपीज वो ट्यूशन फीस पे कर रहा है, जो कि 3 बच्चों के लिए है, और पर बच्चा जो अमाउंट है वो 12,000 रुपीज है। तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 80C का कैलकुलेशन कर लिया 24,000 पे। आप सबको याद है 80C में 2 बच्चों का ही आपको ट्यूशन फीस का डिडक्शन मिल सकता है।
टोटल इनकम निकालने के बाद जो कैजुअल इनकम है उसको अलग किया, बाकी के अमाउंट को अलग किया, सबको जोड़ के 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस लगाया, मेरे पास टैक्स लायबिलिटी का अमाउंट आ गया। इट वाज इजी क्वेश्चन, इसमें मुश्किल कुछ नहीं था, सिर्फ कैपिटल गेन्स में वो कैलकुलेशंस कैसे करनी है उससे रिलेटेड एग्जामिनर आपकी नॉलेज को टेस्ट कर रहा था। अब यहां पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मई 2022 का 4 नंबर का क्वेश्चन था, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट था, और एग्जामिनर ने बेसिकली यहाँ पे आपसे एग्रीकल्चर इनकम की कैलकुलेशंस पूछी हैं। एग्रीकल्चर, और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये पहले भी एग्जाम में आ चुका है। जब पहले ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो 6 नंबर का था, अब ये 4 नंबर का है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। काबरा नाम का एक व्यक्ति है जो कि बिजनेस करता है ग्रोइंग एंड क्योरिंग ऑफ कॉफी। तो आपको याद होगा ग्रोइंग एंड क्योरिंग ऑफ कॉफी में इनकम टैक्स रूल्स अप्लाई होते हैं। पहले हम लोग उसका बिजनेस इनकम का नेट प्रॉफिट निकालते हैं और उस नेट प्रॉफिट के ऊपर हम लोग फिर परसेंटेज के हिसाब से एग्रीकल्चर इनकम और बिजनेस इनकम में बाइफरकेशन कर देते हैं। आपको एग्जामिनर बता रहा है कि उसकी कुछ इंफॉर्मेशन है, जो कि ओपनिंग वैल्यू ऑफ कार गिवन है, ब्लॉक की वैल्यू गिवन है, मशीनरी की वैल्यू गिवन है, ब्लॉक की वैल्यू है, कॉफी उगाने का खर्चा है, कॉफी की क्यूरिंग दैट इज रोस्ट करने का खर्चा है, फिर कॉफी को बेचने का आपको अमाउंट दिया हुआ है। एग्जामिनर कहता है कि जो कार है उसको एग्रीकल्चर ऑपरेशन के लिए यूज किया गया था और मशीन जो है उसको कॉफी के बिजनेस में यूज किया गया था। आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि आप उसकी इनकम कैलकुलेट कर दो और साथ में एसेट्स का डेप्रिसिएशन और डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट कर दो। आपके पास मशीन और कार का अलग अलग ब्लॉक गिवन है। हालांकि मेरा पर्सनली मानना यह है कि मशीन पे भी 15% लगता है, कार पे भी 15% लगता है, तो दोनों को मर्ज करके एक ही ब्लॉक हो जाना चाहिए था, बट स्टिल ओनली फॉर द कन्वीनियंस सेक मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया है। अगर आपने दोनों का मर्ज करके एक ब्लॉक बनाया तो आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने जो किया वो 100% ठीक किया है। ओपनिंग वैल्यू हमारे पास है जी, ओपनिंग वैल्यू हमारे पास है, उसके बाद हमने कुछ भी परचेज नहीं करा, कुछ भी पुट टू यूज नहीं करा, क्लोजिंग वैल्यू आ गई। क्लोजिंग वैल्यू के ऊपर हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया कार का और मशीन का, और वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद उस डेप्रिसिएशन को हमने यहाँ पे लेस किया एज एन एक्सपेंस टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट। तो जो नेट प्रॉफिट आया 13,20,000 रुपये का, ऑब्वियसली हम लोगों ने जो कॉफी उगाने का खर्चा और उसकी क्योरिंग का खर्चा है वो भी लेस किया। जो भी नेट प्रॉफिट आया उस नेट प्रॉफिट को हमने अप्लाई कर दिया परसेंटेज 25 एंड 75 डिपेंडिंग अपॉन जो रूल्स हैं, एंड देन आपके पास इनकम आ गई और उस इनकम में से एग्रीकल्चर इनकम को एग्जाम करते हुए हम लोगों ने बाकी के पैसे को बिजनेस इनकम के तौर पे टैक्सेबल किया है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आ चुका है और अब ये इस क्वेश्चन को इन्होंने रिपीट किया है, एग्रीकल्चर इनकम वाला जो क्वेश्चन था। इसके साथ साथ में अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं इनकम टैक्स का मई 2022 का क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट, जो कि 4 नंबर का था और क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ये क्वेश्चन 2 बार पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। एग्जामिनर कह रहा है कि साहब अगर आप अपनी आईटीआर की रिवाइज करते हैं 139(5) में, तो कौन कौन सी रिटर्न्स का रिवीजन अलाउड होता है ये बताओ। क्या आप रिवाइज कर सकते हो या नहीं कर सकते? क्या बिलेटेड रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो? आंसर इज यस, आप बिलेटेड रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई रोक टोक नहीं, आप जितनी बार चाहो उतनी बार रिवाइज कर सकते हो। लेकिन रिवाइज जब होगा तो वो 31 दिसंबर ऑफ द एसएस पीरियड तक होगा। दैट मींस एसएस पीरियड खत्म होने से 3 महीने पहले तक आप रिवाइज कर सकते हो। ऐसे ही आईटीआर ऑलरेडी पहले 2 बार रिवाइज हो चुकी है, तो क्या ऑलरेडी जो 2 बार रिवाइज हो चुकी है उसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं? अगेन आंसर इज यस, कोई रोक टोक नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप रिवाइज कर सकते हो। जिस आईटीआर में लॉस दिखाया गया है, क्या लॉस वाली आईटीआर का रिवीजन अलाउड है? अगेन द आंसर इज यस, लॉस वाली आईटीआर का भी रिवीजन अलाउड है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई रोक टोक नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसका सोल्यूशन आपको यहाँ पे दे दिया है। देन आपसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट ऑप्शनल क्वेश्चन पूछा था 4 नंबर का। एग्जामिनर कहता है कि साहब ये बताओ कि 139(9) में डिफेक्टिव रिटर्न कब माना जाएगा, कब नहीं माना जाएगा।
और उस डिफेक्टिव रिटर्न का ट्रीटमेंट क्या रहेगा। पहली चीज जो एग्जामिनर ने ये कही है कि एक व्यक्ति है जिसने अपनी रिटर्न सबमिट करी और असेसिंग ऑफिसर ने उसको डिफेक्टिव रिटर्न मान लिया है, तो अब वो ये कह रहा है कि असेसिंग ऑफिसर इस डिफेक्टिव रिटर्न का के साथ कैसे ट्रीट करेगा। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है, वो एसएससी को बताएगा, इन्फॉर्म करेगा कि डिफेक्ट क्या है, और ऐसा उसने एक इंफॉर्मेशन देनी है एसएससी को अबाउट द डिफेक्ट, और उसके अंदर इंफॉर्मेशन में बताएगा कि डिफेक्ट क्या है। फिर वो पूछता है कि साहब एसएससी ने क्या करना है। एसएससी ने वो डिफेक्ट को रेक्टिफाई करना है 15 दिनों में, नहीं करेगा तो जो रिटर्न है उससे हम लोग इनवैलिड रिटर्न मान लेंगे। और साथ साथ में वो कहते हैं कि वो बता दो जी, रेमेडीज बता दो, अगर डिफेक्ट को इसको रेक्टिफाई नहीं किया है तो उसके रेमेडीज क्या होंगे। रेमेडीज कुछ खास नहीं है, जो कि जो भी है वो आपको एक्सटेंडेड टाइम पीरियड तक अलाउ कर सकता है कि 15 दिनों में अगर आपने नहीं किया तो आप उसको रिक्वेस्ट कर दो, भाई मैं नहीं कर पाया, जो भी आपके लॉजिकल रीजन है वो बता दो। तो एसोसिएट ऑफिसर आपका 15 दिन का जो टाइम पीरियड है उसको एक्सटेंड कर देगा। इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्डोनेशन के लिए आप अपनी एप्लीकेशन दे दीजिए। अगर असेसिंग ऑफिसर को आपने कंडोनेशन का एप्लीकेशन दे दिया, वो कंडोन भी कर देता है, तो एक्सटेंडेड टाइम पीरियड के अंदर अपनी रिवाइज रिटर्न सबमिट कर दीजिए और आपका काम चल जाएगा। तो बेसिकली ये था जो कि इनकम टैक्स के क्वेश्चंस थे। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 से हमारा स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 से हमारा स्टार्ट हो जाता है जीएसटी। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला जो क्वेश्चन था 8 नंबर का था, जो कि पेमेंट से रिलेटेड था और काफी आसान सा क्वेश्चन था एज कम्पेयर टू द क्वेश्चन जो कि इससे पहले एग्जामिनर से पूछे हैं। दिस क्वेश्चन वाज प्रीटी इजी एंड डैम इजी। एग्जामिनर आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि एक कंपनी है जियोन लिमिटेड, जो कि एक रजिस्टर्ड सप्लायर है रांची झारखंड के अंदर, और वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है वॉशिंग मशीन और मिक्सर ग्राइंडर्स की। आपको एग्जामिनर ने ये डाटा दिया है जहां पे आउटपुट सप्लाई दिया हुआ है विद इन झारखंड, दैट इज इंट्रा स्टेट आउटपुट दिया हुआ है, इंटर स्टेट आउटपुट दिया हुआ है। तो आप इन दोनों के इंटर और इंट्रा के अमाउंट के बेसिस के ऊपर आप जीएसटी आउटपुट जीएसटी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर एग्जामिनर कहता है कि इसने कुछ रॉ मटेरियल खरीदा था किसी रजिस्टर्ड डीलर से जो कि झारखंड के अंदर ही खरीदा है। तो इसका मतलब इनपुट दिया हुआ है आपको जो कि विद इन द स्टेट का इनपुट है। विद इन द स्टेट का इनपुट आपको दिया हुआ है 2 लाख रुपए का है, जिसके अंदर 2 लाख रुपए तो वो है जो कॉम्पोजिशन स्कीम से वाले डीलर से खरीदा है। टोटल खरीदा है 7 लाख रुपए का। 7 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए का माल ऐसा है जो ऐसे व्यक्ति से खरीदा जो कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो करता है। अब जो कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो करता है, अगर आप उससे परचेस करोगे तो आपको इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। तो 2 लाख रुपए को छोड़ दो, बाकी बचा 5 लाख। 5 लाख का जीएसटी निकाल लो, उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा। फिर एग्जामिनर कहता है कि उसने बस परचेस करी है। अब बस के अंदर सीटिंग कैपेसिटी 13 से ज्यादा होती है, इस वजह से इस बस का भी आपको आईटीसी मिलेगा। साथ साथ में एग्जामिनर ने कहा कि ओपनिंग आईटीसी भी है, सीजीएसटी का कुछ ओपनिंग बैलेंस रखा हुआ है, एसजीएसटी का ओपनिंग है, आईजीएसटी का कुछ ओपनिंग रखा हुआ है, और एग्जामिनर ने सबके जीएसटी रेट्स बताए हैं। कॉम्पोजिशन का रेट बताया है, तंग करने के लिए बताया है, इसका कोई यूज नहीं है। बस का आपको रेट बताया है, बस का आपको रेट बताया है, रॉ मटेरियल का आपको रेट बताया है, वॉशिंग मशीन और मिक्सर ग्राइंडर का आपको रेट बता रहा है। दैट मीन्स आउटपुट का रेट है, इनपुट का रेट है, रॉ मटेरियल का इनपुट का रेट है, बस के इनपुट का मटेरियल का रेट है, कॉम्पोजिशन का रेट है जिसका हमने यूज नहीं करना है। एग्जामिनर कहता है कि बताइए कितना पैसा मिनिमम है जो वो कैश में पे करेगा, जियोन लिमिटेड को पे करेगा। तो जियोन लिमिटेड ने जो कैश में पे करना है, तो मैंने ऐसे ही किया है, जो कि आउटपुट सप्लाई है, मैंने वो आउटपुट सप्लाई निकाल दिया है। आउटपुट सप्लाई मैंने निकाल दिया है। आउटपुट सप्लाई निकाला और उस आउटपुट सप्लाई के ऊपर, ठीक है, उस आउटपुट सप्लाई के ऊपर इंटर और इंट्रा 9% ईच मैंने कैलकुलेशन कर दिया यहाँ पे आपके लिए। और इसी प्रकार से जो इंटर स्टेट है उसके ऊपर आईजीएसटी का 18% का कैलकुलेशन करके मैंने आपको आउटपुट का अमाउंट दे दिया है। इनपुट की कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं। इनपुट में ओपनिंग आपको गिवन है तीनों का,
उसके बाद जो इनपुट है आपका कॉम्पोजिशन स्कीम वाले से आपने लिया, उसके ऊपर आपको इनपुट नहीं मिलेगा, लेकिन जो दूसरा वाला है उसका आपको इनपुट मिलेगा। तो मैंने उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे करी है इंट्रा, और जो बस है बस का भी आपको दिया हुआ है, वो भी मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके दे दिया है। तो आपका इंट्रा और इंटर आ गया। तो टोटल आईटीसी है 95, 218 और 2,03,000 रुपीज। उसके बाद कितना आपको सेटअप मिलेगा, 90 का आउटपुट है, 95 का इनपुट है, तो मैंने वो पूरा सेटअप किया, बचा 5,000 पे। जब तक आईजीएसटी का इनपुट एग्जॉस्ट नहीं हो जाता तब तक आप सीजीएसटी और एसजीएसटी का सेटअप नहीं कर सकते। इस वजह से मैंने पहले पूरा 5,000 रुपये को स्टेट के साथ सेटअप कर दिया। अगर आप चाहते स्टेट के साथ ना करके सेंटर के साथ कर देते, अगर आप चाहते आधा सेंटर के साथ कर दूं आधा स्टेट के साथ कर दूं, तो आप वैसा भी कर सकते थे। लेकिन एग्जामिनर ने कहा कि ऐसे तरीके से काम करो जहां पे उसकी जीएसटी लायबिलिटी कम से कम आ जाए, कैश वाली लायबिलिटी। इस वजह से मैंने पूरा स्टेट के साथ सेटअप कर दिया। इसकी वजह से जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2,000 का नेगेटिव सेंटर का और 8,000 रुपये का पॉजिटिव आ रहा है स्टेट का, जबकि आईजीएसटी का आ रहा है 0। आपके आंसर में फर्क हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपने इस 5,000 रुपये का ट्रीटमेंट कैसे किया है। इस 5,000 की ट्रीटमेंट के बेसिस के ऊपर आपके फाइनल फिगर्स में फर्क आ सकता है, बट दिस इज व्हाट आई बिलीव इज द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। अगर आपका आंसर कुछ अलग आ रहा है, आप डिस्कस करना चाहते हैं, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कोई इशू कोई चैलेंज नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट 6 नंबर का बहुत आसान था, जो कि वैल्यू कैलकुलेशन से रिलेटेड था। अक्सर मैंने ये देखा है कि एग्जामिनर एक बार वैल्यू का क्वेश्चन पूछता है, एक बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है फ्रॉम आईटीसी। तो क्योंकि आईटीसी का क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, तो एक्सपेक्टेड था कि इस बार वैल्यू का क्वेश्चन आएगा, और ऐसा ही हुआ। एग्जामिनर ने वैल्यू का क्वेश्चन पूछा और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। एक तो उसने ये दिया है कि साहब लिस्ट प्राइस गिवन है आपको 50,000 रुपये का। ये जो लिस्ट प्राइस है इसमें एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट्स है, मतलब डिस्काउंट्स अभी लेस नहीं हुए हैं, टैक्सेस अभी ऐड नहीं हुए हैं, मतलब टैक्सेस और डिस्काउंट्स के एडजस्टमेंट्स के बाद, सॉरी एडजस्टमेंट्स करने से पहले आपको अमाउंट गिवन है 50,000 रुपये का। म्युनिसिपल टैक्सेस कुछ टैक्स चार्ज करती है म्युनिसिपल अथॉरिटी, ऑब्वियस सी बात है, ये आप वैल्यू के अंदर ऐड कर देंगे सेक्शन 15 सब सेक्शन 2। कुछ पैकिंग चार्जेस हैं, आप इन पैकिंग चार्जेस को भी ऐड कर देंगे सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 15 2। जो सब्सिडी मिल रही है एनजीओ से, जो सब्सिडी मिल रही है एनजीओ से, ये ऑलरेडी लिस्ट प्राइस में इंक्लूडेड है। एनजीओ की सब्सिडी को लेस करना अलाउड नहीं होता, क्योंकि लेस करना अलाउड नहीं होता इसका मतलब आपने इंक्लूड करना है, ये तो ऑलरेडी पहले से इंक्लूडेड है। जब पहले से इंक्लूडेड है तो आपने इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, 0 ट्रीटमेंट होगा इसका। एंड देन एग्जामिनर कहता है कि जो सप्लायर है, सप्लायर के बिहाफ पे रिसीवर ने पेमेंट करा है 2,000 रुपये का, तो सप्लायर के बिहाफ पे अगर रिसीवर पे करेगा तो आप इसको ऐड कर देंगे इन द वैल्यू सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 के हिसाब से। आप सबको ऐड करेंगे, उसके बाद डिस्काउंट्स आपको दिए हुए हैं 2% का, उसको लेस करेंगे तो आपके पास ट्रांजैक्शनल वैल्यू आ जाएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर कहता है जो 2% का डिस्काउंट है इट इज आफ्टर रिव्यूइंग द परफॉर्मेंस, और साथ साथ में वो ये भी कह रहा है कि डिस्काउंट वाज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, क्योंकि डिस्काउंट के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, इनवॉइस के ऊपर भी मेंशन नहीं होगा, इस वजह से हम लोग उसको लेस यहाँ पे नहीं करेंगे, हम लोग इसको यहाँ पे लेस, डिस्काउंट को लेस नहीं करेंगे। एक और चीज यहाँ पे मैंने ये आपको लिख के भी दी हुई है, शायद डिस्काउंट वाला अमाउंट पॉइंट मैंने लिख के भी दिया हुआ है कि हमने उसको लेस नहीं करेंगे। उसके बाद एग्जामिनर कहता है कि जो सप्लायर है उसने कुछ पेमेंट करने में देरी करी है, और जिसकी वजह से लेट फीस देनी पड़ गई 5,000 रुपये की, और 5,000 रुपये इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18% है, तो आप उसको एक्सक्लूसिव मानते हुए 4237 का अमाउंट ऐड करेंगे, ना कि पूरा 5,000 रुपये। और उसको ऐड करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगा। इस वैल्यू में से आपने डिस्काउंट्स को लेस नहीं करना है, क्योंकि डिस्काउंट इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ द सप्लाई, इस वजह से आप उसको लेस नहीं करेंगे। तो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किया, मेरे ख्याल से काफी आसान क्वेश्चन था, 6 नंबर का, वेटेज ज्यादा थी और क्वेश्चन बहुत ही आसान था। एंड देन
टू माई सरप्राइज, इस बार मैं बड़ा सरप्राइज था जी। ऐसा जनरली होता नहीं है कि एग्जामिनर इतनी थ्योरी पूछ ले। एग्जामिनर ने बहुत थ्योरी पूछ ली जीएसटी में। यहाँ पे देखिए, अगर आप 4 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, जहाँ पे बेसिकली एग्जामिनर सप्लाई से रिलेटेड बात कर रहा है। पहला क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है कि साहब, ग्लोरी लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो कि कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर करके बेचती है, कॉस्मेटिक गुड्स है। एक ट्रस्ट है जिसका नाम है सेवा ट्रस्ट। सेवा ट्रस्ट ने कहा कि साहब हमें कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दो, कुछ हमें पैसा दान में दे दो चैरिटेबल पर्पसेस के लिए। ग्लोरी लिमिटेड ने कहा ठीक है, मैं आपको दान में दे रहा हूं 2 लाख रुपए, लेकिन इस वादे के साथ कि आप मेरे नाम की पब्लिसिटी करोगे, आप एक होर्डिंग लगा दोगे जो कि बिल्कुल एंट्रेंस के ऊपर होगा, जहां पे हमारी कंपनी का कुछ पिक्चर और नाम डिस्प्ले होगा। तो इसका मतलब बिजनेस का नाम प्रमोट हो रहा है और उसके लिए चंदा या डोनेशन दिए जा रहे हैं। इसे सप्लाई माना जाएगा और इसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। सो यस, दिस ट्रांजैक्शन इज अ सप्लाई, और उसको इंक्लूसिव मेथड फॉलो करते हुए, अडॉप्ट करते हुए आप इसको सप्लाई मानते हुए इसके ऊपर जीएसटी की कैलकुलेशंस करेंगे। फिर एग्जामिनर ने कहा है कि स्वामी ऑफ चेन्नई, एक व्यक्ति है जो चेन्नई में रहता है, स्वामी नाम है, और वो मैनेजर के तौर पे काम कर रहा है एबीसी बैंक में। उसने जैकब एंड कंपनी को कंसल्ट किया, उनसे एडवाइस ली है, अपना एक मकान खरीदने के लिए बॉम्बे में मकान खरीदना चाहता है, और कंसल्टेंसी सर्विसेज पे किया है 200 यूके पाउंड का फॉर इंपोर्ट ऑफ दिस सर्विसेज। मेरे बच्चे, अगर आप कुछ कंसिडरेशन पे करके सर्विसेज को इंडिया में इंपोर्ट करते हो, तो सर्विसेज जब आपकी इंडिया में इंपोर्ट होंगी तो उसको सप्लाई माना जाएगा। इट विल बी रिगार्डेड एज अ सप्लाई। बस मैंने यहां तक ही आंसर दिया है कि चाहे वो बिजनेस के लिए था या नहीं था, क्योंकि आपने पैसा दिया है इसलिए वो सप्लाई है। मैंने इसके आगे ये नहीं कहा कि इसके ऊपर आरसीएम होगा नहीं होगा, टैक्सेबल होगा नहीं होगा, मैंने कुछ भी नहीं कहा। हालांकि मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आरसीएम के कंसेप्ट लगते हैं। जो इंपोर्टर है वो इंपोर्टर इज लायबल टू पे जीएसटी, लेकिन वहां पे भी एक कंसेप्ट है, इंपोर्टर जीएसटी तब पे करेगा जब वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन होगा। यहाँ पे रजिस्टर्ड तो है नहीं। यहाँ पे जो स्वामी नाम का व्यक्ति है वो तो कहीं नौकरी करता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है। अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर इंपोर्ट कर रहा है, सप्लाई तो है लेकिन जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। इट इज एन एग्जेम्प्ट ट्रांजेक्शन। दोबारा से बोलता हूं, इट इज अ सप्लाई बट इट इज एन एग्जेम्प्ट ट्रांजेक्शन। इसके ऊपर जीएसटी की कैलकुलेशंस नहीं होंगी। हाँ, हैड दिस बीन अ केस कि स्वामी इज ऑल्सो अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो स्वामी के ऊपर फिर हम लोग आरसीएम के प्रोविजन अप्लाई कर देते। बट देन हम लोग ये इतनी बातें लिखेंगे नहीं एग्जाम के अंदर। एग्जामिनर ने तो पूछे नहीं कि टैक्स स्टेटमेंट बताओ, एग्जामिनर तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि बताओ ये सप्लाई है या सप्लाई नहीं है। हाँ, ये सप्लाई तो है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट जो कि 4 नंबर का था, एग्जामिनर पूछता है कि एक शिंग मेसर्स शिंग है, शिंग ट्रांस है ऑफ कैलकाटा, और जो कि ट्रेडिंग ऑफ ट्रांसमीटर्स का काम करती है। 20 मई को शिंग ट्रांस ने 500 यूनिट्स बेचे थे फॉर एन एग्जीबिशन एट चेन्नई ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, कि भाई या तो खरीद लेना या वापस कर देना। ये जो 500 यूनिट बेचे हैं इनमें से भेजे, नॉट बेचे बट भेजे, तो 300 यूनिट जो है वो बिक गए हैं 29 जुलाई को, और बाकी के जो 200 यूनिट हैं उनमें से 150 यूनिट को वापस भेज दिया गया है कलकत्ता में, और 50 यूनिट उन्हीं के पास रखे हुए हैं, ना बेचे हैं ना वापस भेजे हैं। तो क्या होगा ये बता दीजिए। तो जो 300 यूनिट हैं, जो 300 यूनिट अल्टीमेटली बिक गए हैं, उनके ऊपर इनवॉइस कैलकुलेट होगा, क्योंकि ये 29 जुलाई को बिक गए हैं। तो हाँ, क्योंकि ये मेरे ख्याल से 29 जुलाई को बिक गए हैं, तो 29 जुलाई को इनका इनवॉइस आपको रेज करना होगा। जो 150 यूनिट हैं और 50 यूनिट जो बचे हुए हैं, इनको 6 महीने के अंदर अंदर इनके लिए, अगर ये बिक जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो 6 महीने के अंदर अंदर इनका इनवॉइस रेज करना होगा। और वो 6 महीने का जो टाइम पीरियड है वो जाके 19 नवंबर को खत्म होगा। 19 नवंबर को इनका इनवॉइस रेज करना होगा,
चाहे वो गुड्स बिके नहीं बिके, वापस आए नहीं आए, आपको 150 प्लस 50 200 यूनिट का आपको इनवॉइस रेज करना होगा ऑन द कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ्स। 6 मंथ्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं 19th ऑफ नवंबर को, तो 19th ऑफ नवंबर को आपको इसका इनवॉइस रेज करना होगा। अगेन टू माय सरप्राइज दिस वाज लार्जली अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, प्योरली थ्योरेटिकल नहीं है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन था, एग्जामिनर ने अच्छा क्वेश्चन पूछा था। देन दिस वाज प्योरली अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7B 3 नंबर का क्वेश्चन था। एग्जामिनर कहता है कि क्या एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल जनरेट हो सकता है? कैन अ पर्सन वेदर अ पर्सन इज अलाउड टू क्रिएट वन कंसोलिडेटेड ई वे बिल? आंसर इज यस, वो वन कंसोलिडेटेड ई वे बिल बना सकता है, और उससे रिलेटेड सारा का सारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट मैंने आपको क्लास में भी लिखवाया हुआ था और यहाँ पे भी लिख के दे दिया है। रूल नंबर इसका आपको याद होगा, रूल नंबर 138 था जो ई वे बिल का है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है और मैंने आपको यहाँ पे सारा लिखवा दिया है कि कंसोलिडेटेड ई वे बिल बनाया जा सकता है बिफोर द स्टार्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स। क्वेश्चन 7 का सी पार्ट है जो कि एग्जामिनर ने आपसे पूछा है 3 नंबर का। अगेन थ्योरेटिकल था, अगेन टू माय सरप्राइज की थ्योरी बहुत आ गई है, जनरली इतनी थ्योरी एग्जामिनर नहीं पूछता है। एग्जामिनर कह रहा है क्या ऐसा है कि सभी टैक्स पेयर्स के लिए क्या जरूरी है कि GSTR 1 वो टैक्स पीरियड खत्म होने के बाद ही फाइल करें? क्या इसका कोई एक्सेप्शन केस है? क्या ये पॉसिबल है कि टैक्स पीरियड खत्म होने से पहले मैं अपना GSTR 1 सबमिट कर दूं? क्या ये पॉसिबल है? आंसर इज यस, ये पॉसिबल है। 3 नंबर का क्वेश्चन था। 3 सिचुएशंस में ये बात पॉसिबल है कि टैक्स पीरियड खत्म होने से पहले ही आप अपना GSTR 1 दैट इज आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल सबमिट करते हैं। ये कौन कौन से 3 केसेस हैं? पहला, जहां पे कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, अपना बिजनेस को बंद कर रहा है, या किसी व्यक्ति का GST नंबर कैंसिल हो गया है, या फिर टैक्स पेयर ऐसा है जिसने अपना कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया है और उसका कैंसिलेशन अलाउ हो रहा है, तो वो भी अपना GSTR 1 सबमिट करेगा अपने टैक्स पीरियड से पहले। तो ये 3 सिचुएशंस हैं। इन 3 सिचुएशंस में आप अपना टैक्स पीरियड खत्म होने से पहले GSTR 1 सबमिट करते हैं। ये 3 एक्सेप्शन केसेस थे। 3 नंबर का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, नया क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर ने आज से पहले नहीं पूछा था। गुड क्वेश्चन, वेल डन सी इंस्टीट्यूट। उसके बाद एक और थ्योरी का क्वेश्चन था 5 नंबर का। अगेन थ्योरी ज्यादा थी। एग्जामिनर कहता है GST लॉज में टैक्स ऑन टैक्सेबल सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट टू अ बिजनेस एंटिटी इन इंडिया आर टैक्सेबल बाय द रिसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज, स्टेट द एक्सेप्शन टू दिस रूल। कंसेप्ट ये था कि अगर गवर्नमेंट कोई सर्विसेज दे रही है तो रिसीवर उसके ऊपर GST पे करता है RCM बेसिस के हिसाब से। इसके कोई एक्सेप्शन केसेस है तो वो बता दीजिए। बिल्कुल है साहब, बहुत सारे एक्सेप्शन केसेस हैं जहां पे गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं और RCM नहीं है। उदाहरण के तौर पे रेलवे की सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स की सर्विसेज हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज हैं, वेसल एंड एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस की सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स की सर्विसेज हैं। इन सभी सर्विसेज में गवर्नमेंट ने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगाना है। इन सभी केस में RCM नहीं होगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होगा, FCM होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन था। अगेन एक बढ़िया क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8A एक अच्छा क्वेश्चन था। पहली बार एक क्वेश्चन आया, रिपीट नहीं था। वेल डन टू सी इंस्टीट्यूट, नया क्वेश्चन बना के एग्जामिनर इंस्टीट्यूट ने दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 का B पार्ट 5 नंबर का था। एग्जामिनर कहता है कि एक रजिस्टर्ड सप्लायर है उत्तर प्रदेश का जो कि ट्रेडिंग ऑफ टैक्सेबल गुड्स कर रहा है। वो आपको अप्रोच करता है, आपने उसको बताना है कि वो अपना ITC कैसे क्लेम कर सकता है। ये बात आपने उसको पेमेंट ऑफ टैक्स से रिलेटेड बतानी है कि पेमेंट ऑफ टैक्स के हिसाब से वो अपना ITC कैसे कैसे क्लेम कर सकता है। तो आपको बताना होगा कि वो IGST का जो इनपुट है वो IGST के आउटपुट से यूज कर सकता है, और उस जब तक उसका इनपुट कंप्लीट नहीं हो जाता अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट CGST एंड SGST,
तब तक वो सीजीएसटी का सेटअप नहीं ले पाएगा, एसजीएसटी का सेटअप नहीं ले पाएगा। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले अपना आईजीएसटी आपको कंप्लीट करना है। वंस यू कंप्लीट एंड एग्जॉस्ट योर आईजीएसटी का इनपुट, उसके बाद ही आप सीजीएसटी और एसजीएसटी का इनपुट ले सकते हैं। सीजीएसटी का इनपुट आप सीजीएसटी और आईजीएसटी की गवर्नमेंट के लिए कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए नहीं कर सकते। स्टेट का इनपुट आप स्टेट और आईजीएसटी के लिए कर सकते हैं, सेंटर के लिए नहीं कर सकते। ये सारी बातें आपने लिख के आनी थी। साथ में रूल नंबर 88A लिख के आएंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे आप समरी बना के अगर आना चाहते हैं तो आप समरी भी बना के आ सकते हैं। एंड देन लास्ट क्वेश्चन था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, यस लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट था, 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। अगेन इट वाज थ्योरेटिकल। एग्जामिनर पूछ रहा है कि अंडर स्टेट एनी 5 circumstances अंडर विच a proper officer can cancel the registration on his own, that means suo motu cancellation हो सकता है। बताइए कौन कौन से सिचुएशन में suo motu cancellation हो सकता है? तो सेक्शन नंबर 29 सबसेक्शन 2 एंड रूल नंबर 21, इन दोनों के अंदर कुछ कंडीशंस गिवन है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो मैंने 6 और 6 12 और 1 13 कंडीशंस हैं जो मैंने आपको दी हुई हैं, और ये सारी की सारी 13 कंडीशंस मैंने आपको क्लास में लिखवाई भी हुई हैं। इन 13 में से आप कोई भी 5 लिख के आएंगे, आपका बहुत अच्छे से काम चल जाएगा। So this was a detailed discussion on the suggested answers for May 2022 examination that was held last week. आप लोगों ने इसको देखा है, अच्छे से समझा है। आपको कभी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई डिस्कशन करना चाहते हो, आपको लगता हो कि आपका ओपिनियन और मेरे ओपिनियन में फ़र्क आ रहा है, डिस्कशन करना हो, तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है, ईमेल एड्रेस मेरा आपके पास है। आई विश यू the best of luck for your results and happy learning to all of you for the subject. Treat this subject not only for the academic purposes, but this subject is the lifeline of every commerce student. और साथ में ध्यान रखिएगा, जब तक आप और मैं हम लोग जिंदा हैं तब तक हम लोगों को टैक्स को फेस करना है, चाहे वो इनकम टैक्स हो तो चाहे वो जीएसटी हो। वी हैव टू फेस दिस, एंड दैट इज द रीजन आई ऑलवेज से don't take this subject only for the academic purposes but make it a part of your lifestyle. एक बात और, ये एक सब्जेक्ट ऐसा है जो हर घर में इस्तेमाल होता है। चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई इंजीनियर है, चाहे कोई सरकारी एम्प्लॉय है, बिजनेसमैन है, everybody is concerned, everybody existing on this planet is concerned about his incomes and the tax liabilities on his incomes, whether it is a case of GST liabilities or the income tax liabilities. तो इसका मतलब scope of this subject is huge. It has an immense importance in the real life. Request to you again, don't take this subject as only one of the academic subject, but this subject has much more relevance and importance when it comes to the real life. So take this subject as a lifestyle rather than a subject only to score 40 marks. I wish you best of luck. Bye bye and take very good care of yourself. Hopefully you have done good in your examinations, and I pray to the God for your results in flying colors. Bye bye. Best of luck. Happy learning.